अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल? अच्छा दिन होगा आज इंशाल्लाह अच्छा दिन होगा क्योंकि मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत होने के बाद बाज़ाब्ता टीमों के दरमियान दोनों ममालिक की जो रिस्पेक्टिव टीमें हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ने जा रहा है ऑफिशियली इन स्विट्जरलैंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो डिजिटल तो आपको पता है दस्तखत जो हैं अब्दुल्ला वो तो हो ही गए थे और बड़े फैन फेयर के साथ वो सारी दुनिया ने देख लिए। इस पे हम जाने से पहले जरा अच्छे दिन की बात कर लें तो भाई लाहौर में क्या आंधी बारिश हुई है कल रात को? लेट्स टॉक अबाउट दैट। हाँ, सो खासी मौसम में तब्दीली अक्सर तब्दीली आ जाती है। कराची में भी मौसम बेहतर है, सो इट्स नॉट सो बैड दीस डेज में। अच्छा, इट इज़ नॉट सो बैड इज़ वेरी डिबेटेबल बिकॉज इतनी आंधी तूफान आया है कि कुछ नुकसानात भी की रिपोर्टें भी वहाँ से आई हैं। कल बड़ी फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई हैं, यू नो एयरलाइंस दे वर लैंडिंग इनटू लाहौर और एकदम से इतनी आंधी और झक्कड़ और जिसको हम ये सब कुछ कहते हैं तो फ्लाइट्स हैड टू एक्चुअली लैंड इन इस्लामाबाद। ये सब कुछ हुआ है कल और फैसलाबाद में भी, मतलब हर जगह ये इम्पैक्ट था इसका। में मकान की छत गिरी, 5 अफराद जख्मी हुए। बहावल नगर में दीवार गिरी, 3 अफराद वहाँ जख्मी हुए। हाँ। चिन्योट में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जहाँ बहक हुआ, एक जख्मी हुआ। राजनपुर, बुरेवाला, जहानिया में दरख्त उखड़ गए, फीडर ट्रिप कर गए। पंजाब के कई शहरों में बारिश ने बड़ा नुकसान किया है। हाँ। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस होने वाले हादसात में 4 अफराद जहाँ बहक हुए हैं। सो लिहाजा यहाँ बैठे हुए और ऑब्वियसली सिंस हमारे यहाँ बड़ी गर्मी है तो हमें बारिश सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि जी कहीं बारिश हो रही हो, लेकिन जहाँ हो रही होती है इट कैन एक्चुअली टेक सम यू नो एक्सट्रीम सिचुएशन बन सकती है। बड़ी मुश्किल रात इसलिए भी थी क्योंकि बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस पर्सनली इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस के माय फैमिली, माय किड्स एंड माय वाइफ आर ट्रैवलिंग टू लाहौर ऑन अ PIA फ्लाइट रात 8 बजे की। अच्छा, ठीक है। एंड एज सून एज वे अबाउट टू लैंड इन लाहौर जहाज ट्रैप हो गया एयर पॉकेट में और बस उसके बाद मेरी जब बेगम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है ज़िंदगी की तमाम सूरत उस वक्त रिवाइंड होना शुरू हो जाती है आपके सामने। आपकी पूरी ज़िंदगी एक आपकी आंखों के सामने फ्लैश आ जाती है और फिर जहाज़ को बड़ी महारत से पायलट ने दोबारा ऊंचाई की तरफ उठाया और इस्लामाबाद की तरफ डाइवर्ट कर गया एंड देन दे एंडेड अप लैंडिंग इन इस्लामाबाद। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली लाहौर की तरफ दोबारा रवाना हो गए, लेकिन दीस थिंग्स डू हैपन। अच्छा, ये आपको बता दें बाय द वे कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात को ना बूंदाबांदी वगैरह हुई है तो जिसमें गर्मी की शिद्दत किसी हद तक थोड़ी सी कम हुई है बट नथिंग मच टू मेंशन, इट्स स्टिल हॉट। अच्छा जी, अच्छा, नाउ वी कैन टॉक अबाउट अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बात करें। इसके दरमियान मुफाहिमती याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत के बाद आज स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बाद कल पाकिस्तान ने भी बतौर सालिस MOU पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए। बड़ी आइकॉनिक वो तस्वीर है, वीडियो भी जारी हुई, तस्वीर भी है जिसमें एक कोलाज भी है जिसमें तीनों दस्तखत शुदा। हाँ जी, वैसे अगर थोड़ा सा इस पर पॉज दे, मतलब इस दिन के लिए कितना इंतज़ार था जब ये जंग स्टार्ट हुई थी और समझ नहीं आ रही थी ये बात कहाँ तक जाएगी और लग रहा था जंगें सालों चलती हैं तो कुछ 50 महीने से चल रही है यूक्रेन और रशिया की जंग। जी एग्जैक्टली, ये तो एक बड़ा हमला हुआ है मॉस्को पे कल, वो एक और सूरत है, उस पे भी हम एक्चुअली बात करेंगे। तो ये इसका विद इन 3 मंथ्स या 100 दिन, वैसे तो 100 दिन से ज्यादा ही हो गया, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग आ जाना, इट्स अ वेरी बिग डील एंड द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान सर्टेनली, क्योंकि who would have thought कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस दस्तखत के जरिए इसको जिसे कहते हैं ना कंप्लीट करेंगे इस डॉक्यूमेंट को। एब्सोल्युटली जी, कोई शक नहीं है कि कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की अनथक और मुस्तकिल सफारती जद्दोजहद और बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा है और इसको दुनिया सराह रही है। इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का सिलसिला जो है आज स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में शुरू होगा। अच्छा, अब वहाँ कौन कौन पहुँचेगा, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क बिकॉज जो बिग नेम्स हैं जो जिस तरह इस्लामाबाद भी आए थे, JD Vance एंड कंपनी एंड फ्रॉम ईरान एज वेल, वो सारे तो नहीं जा रहे। हमारी तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि सोचा जा रहा था कि वो भी जाएंगे और लेकिन जब कल दस्तखत होना शुरू हुए और इलेक्ट्रॉनिकली हर किसी के दस्तखत की वीडियो और तस्वीर सामने आई तो उस वक्त भी हमारे जहन में पहला सवाल ये था कि अब दस्तखत तो हो गए तो अब स्विट्जरलैंड क्या करने जाना है। खैर, सुबह वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुआहदे पर अमल के लिए अमेरिका और ईरान के मंदूबीन
आज बर्गनस्टॉक में मुलाकात करेंगे। Okay. मंदूमीन होंगे इस मौके पर सालिस, पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदे भी। सो हमारी टीम्स जो ऑलरेडी वहां पहुंच गई थी, पहले से मौजूद थी, वो होंगी। कतर की टीम्स होंगी। ये वाजे नहीं हो सका ऑल्दो कि बर्गनस्टॉक में बातचीत में फरीकों में और कौन कौन शामिल होगा। एज़ इन मंदूमीन की तफसील क्या है, किस नौयत के लोग हैं। एंड लेट अस रिमाइंड यू, मतलब कि ये MOU है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यहाँ जिसमें 14 नुकात हैं। बिल्ड होना है। अब तो सारी बात एक्चुअली होनी है एंड विद इन द नेक्स्ट 60 डेज ये सारी बातचीत जो है उन पे एग्रीमेंट्स जो होने हैं वो तय पाने हैं होपफुली। तो दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। स्विस हुकूमत ने मीटिंग से मुतालिक मज़ीद तफसील नहीं बताई है। मीटिंग में दीगर ममालिक की शिरकत से मुतालिक भी एलामिया में कुछ नहीं लिखा गया है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने स्विट्ज़रलैंड का दौरा मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का पहले ही दौरा कैंसिल कर चुके थे। इस्लामाबाद याददाश्त पर डिजिटल दस्तखतों के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया। 30 मिनट तक इनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने तारीखी डील पर ईरानी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा कि तारीखी मुआहिदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। So we should also look forward to the opportunities that we should be getting out of it. अच्छा, do you wanna should we show कि JD वैंस का कल जो भाई वो बड़ी तो press आइकॉनिक conference है, हो तो रही मेरा थी, ख्याल है बड़ी- कि उसको दिखाना जरूरी है। अच्छा जी, JD वैंस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफियों में से उनसे एक सवाल किया गया जिसके जो उन्होंने बहुत सी बातें की। एंड इस सतह के अमरीकी ओहदेदार का पब्लिक के लिए इजरायली काबीना, इजरायली क़यादत को ये पैगाम देना, ये तंबीह करना, ये लेक्चर देना, ये इससे पहले नहीं देखा गया इन रीसेंट टाइम्स एंड नॉट सो रीसेंट टाइम्स टू। सो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने, हम पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद इसका फिर हम उसकी तरह आपको explanation तर्जुमा करके देंगे। बताते हैं। सो इन्होंने माइक ड्रॉप वाली सिचुएशन करके उसके बाद शुक्रिया करके चले गए। उन्होंने कहा कि इजरायली कौम को, जो कैबिनेट में उनके मेंबर्स हैं, ये बात समझनी चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए कि इजरायली कौम के साथ अभी इस वक्त पूरी दुनिया में कोई हमदर्दी थोड़ी सी रखता है, कोई हमदर्दी रखता है तो वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अमरीकी सदर पर हमले ना करता, क्योंकि पिछले 3 महीनों में जिस असलहे से आपके मुल्क की, आपकी टेरिटरी की हिफाजत हुई है, उसका 2/3 अमरीका में बना है, अमरीका से बना है, अमरीका ने दिया है और अमरीकी टैक्स पेयर से दिया गया है। एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज चौधरी साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? आज हम बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यस, वी नो कि सारे डिजिटल दस्तखत हो गए बड़े फैनफेयर के साथ, इन द सेंस कि पूरी दुनिया ने देखे, फोटो जारी हुई, वीडियोस बनी। अब मुलाकातों का द रियल वर्क वी वुड से एक्चुअली स्टार्ट्स नाउ। वुड यू एग्री? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो आप पहले शुरू में कह रहे थे कि मुबारकबाद तो वाकई बनती है, हर लिहाज से बनती है। और हमारी आंखों ने भी ये मंजर जो है ना माजी में कम ही देखा है, और पाकिस्तान की इतनी पजीराई हो, अच्छा लगा। जी, अब वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठेंगे और नट्स एंड बोल्ट्स अब टाइट होंगे। वो जो जितने 14 नुकात हैं उनमें से हर एक के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनेगा, और उसके लिए वो सारे ऑफिशियल्स बैठे हैं। मेरा ख्याल में बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम होगा, और उसमें भी लगता है कि पाकिस्तान थ्रू आउट द प्रोसेस और कतर भी शामिल रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी, यानी बतौर पाकिस्तान, लेकिन पूरे खित्ते के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी ये बहुत ही अहम किस्म के ताल्लुक वो नेगोशिएशंस होंगे। तो हमें यकीनन हम सारे बड़े उसको कीनली वॉच करेंगे। लेकिन देखिए, उसके जो बड़े बड़े नुकात हैं, जो मेन नुकात हैं, उन पे इतफाक भी पहले से हो गया है एक लिहाज से। अगर आप गौर करें तो जो पीस डील आनी है उसके तकरीबन सारे जुजियात इसके अंदर मौजूद है, तकरीबन सारी जुजियात इसमें मौजूद है। मिसाल के तौर पर पानियों का खुला रहना, मिसाल के तौर पर ईरान का न्यूक्लियर वेपन ना बनाना, या ये कि ईरान का इवन जो फिसाइल मटेरियल मौजूद है उसको डाउन ब्लेंड कर लेना IAEA की मौजूदगी में। वो ये सब बातें उसमें लिख दी हुई है, यानी एक किस्म का पीस डील का ब्लूप्रिंट तकरीबन सारा का सारा रेडी है। इससे मुझे ये लगता है कि अब इसको रोकना जो है ना वो मुमकिन नहीं रहा। और सिर्फ सवाए एक मुल्क, आपने देखा पूरे G7 ने भी इसको वेलकम कर लिया,
दुनिया में मेरा ख्याल है सारे मुल्कों ने वेलकम कर लिया इसको। भारत ने भी बादिल नखास्ता वेलकम कर लिया, लेकिन इजराइल जो है वो एक वाहिद मुल्क रह गया और उसको आपने खुद सुना दिया कि किस किस्म की उसको सुनना पड़ी। और वाकई ये एक हकीकत है कि इस वक्त इसराइल मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है और उसको अपनी पॉलिसीज़ पे खुद नज़रसानी करना चाहिए। और मैं तो बल्कि ये भी सुन रहा था कि जब ये थोड़ी तफसीलात जब जरा, और ये मैं टकर कार्लसन किसी को इंटरव्यू कर रहे थे तो उसमें वो कह रहे थे कि ये तो जिस तरह न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ था ना, याद है आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसमें वो सारी तफसीलात लाई गई जो इन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की थी। ये जेनोसाइड की जो किया है और जिस तरह यानी बच्चों समेत लोग मारे हैं इन्होंने गाजा में, और इवन बाकी जगहों पर भी, ये जाएगा नहीं कहीं, ये सब का सब सामने आएगा। और वो आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ये जो बातें हो रही हैं, जो हालात हैं, इन्होंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि अमरीकी ओहदेदारान इस तरह पूरी दुनिया के सामने ये बातें कर रहे होंगे, और हमने भी नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा एजाज साहब, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि सदर ट्रंप के बारे में एक बात ज़रूर कही जाती है कि बड़े प्रैग्मेटिक हैं और वो सूरत हाल को देखते हुए अपने स्टांस में तब्दीली कर लेते हैं। तो जब ईरान की जंग में उनके अहदाफ हासिल नहीं होते हुए, इनिशियली जिनका ऐलान किया था, रिजीम भी वहीं थी, नहीं उन्होंने देखा कि अचीव हो रहा, सो क्या आप समझते हैं उन्होंने कोर्जन के बजाय कॉमर्स को तरजीह दी और इसको पूरा ये जो $300 बिलियन की डील है और इसमें ज़ाहिर अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, एन इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है, एंड देन ऑयल मार्केट में अपनी बर्तरी को ज़रा और इस्टेब्लिश करना, क्या इस तरफ उन्होंने सोचा और फिर इस डील की तरफ गए और अपनी सियासी बका को भी प्रायोरिटाइज किया? ये बिल्कुल आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं। उनको नज़र आ गया था कि अगर मैं इसराइल के साथ जुड़ा रहा तो पहले तो उसने मुझे खामखा इसमें घसीट लिया जंग में, और दूसरा ये है कि मेरी सियासी कीमत जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और उन्होंने यही महसूस किया कि अगर ये कोई, अगर कहते हैं कि एक बुरा वक्त आ ही जाए तो मेक द बेस्ट ऑफ इट, तो वही उन्होंने एग्जैक्टली किया। और चूंकि वो खुद भी बिजनेसमैन रहे हैं तो उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ ली। और मैं इस पे बिल्कुल हैरान नहीं हूँगा कि अगर अमेरिका के अंदर अमेरिकी कंपनियां भी किसी वक्त आके बिजनेस शुरू कर दें और खलीजी ममालिक की कंपनीज भी उसके अंदर बिजनेस करना शुरू कर दें। आप देख लेंगे अगले 2 महीनों में बिल्कुल काया ही पलट के रह गई है। और उनको अब अंदाज़ा हो गया है कि ईरान को हमने किसी ना किसी तरीके से इंटीग्रेट करना है। उन्होंने लफ्ज़ इंटीग्रेट का बोला हुआ है, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने की बात की है। फिर लोगों ने ये भी जब उनसे पूछा कि जनाब आप इनको कह रहे हैं कि इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ देंगे, तो आपने उनका उस वक्त भी बड़ा प्रैग्मेटिक किस्म का जवाब सुना कि भाई अगर बाकियों के पास है तो इनके पास भी तो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ होना चाहिए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल इस वक्त प्रैग्मेटिक हुए हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक हुए हैं, और उन्होंने देखा कि इस वक्त इसमें मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से वो इसराइल पे ज्यादा खफा हो रहे हैं कि आप एक खराब सूरत हाल को, अनलाइक रशिया जहां पे जंग चले जा रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। और ऑफ कोर्स वी आर ऑल वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ के आज एक्चुअली क्या होगा। शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सेनेटर शहरी रहमान हमारे साथ हैं, साबिक सफीर बराए अमेरिका। शहरी साहिबा, इनवेरिएबली मतलब इस किस्म की स्वीट डील शायद, यस वी आर नॉट निगेटिंग कि ईरान में बड़ी तबाही हुई ये 100 दिन पहले जब ये एट द हाइट ऑफ द वॉर और बहुत लोगों की हलाकतें, शहीद हुए, वो मिनाब में जो बच्चों का स्कूल जिस पे बमबारी हुई वो भी हम भूल नहीं सकते। हाउएवर इस वक्त ये डील जिसमें ये लोग जा रहे हैं, दस्तखत हो गए, दिस इज द स्वीटेस्ट डील फॉर ईरान। मतलब इनवेरिएबली अमेरिका ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है ईरान को फॉर री इंटीग्रेशन इनटू द रीजनल एंड इनटू द ग्लोबल सिस्टम। हमें तो लग रहा है कि दे कैन रियली बिल्ड अपॉन दिस। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अगर ये डील इसी तरह आगे बढ़ा, और जाहिर है इसमें मैं समझती हूँ रोड़े अटकाने की कोशिश तो नेतन्याहू और उनका पूरा जो इस वक्त कैंप है कोशिश कर भी रहा है, और उनको काफी पहली दफा गैर मुतवक्को तौर पे मुंह की खानी भी पड़ रही है, वो भी अमेरिका के हाथों, जो पहले कभी हुआ नहीं है। तो हालात तो बड़ी तेजी से तब्दील भी हुए हैं,
और ईरान की दलेरी ने भी बड़ा रंग लाया है जी। उनके लिए जैसे आप कह रही हैं स्वीट डील है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है इख्तिलाफ की। सारी दुनिया और हर किस्म का मोतबर इदारा और जरीदा इस बात को तस्लीम कर रहा है कि इससे बेहतरी तो ईरान को नहीं मिल सकती थी या किसी भी मुल्क को। तो इस हवाले से तो इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि एज अ डील ये तो अब सूरत हाल पहले से भी उनके लिए बिल्कुल ऐसा ही है। तो साहबा, अमेरिका के लिए क्या था, वो क्यों इस डील तक पहुंचा, ये जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वो तो सिवाय स्टेटस को के कुछ अचीव नहीं कर पाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई, जाहिर है वो इस डील का हिस्सा है जो इससे पहले खुली हुई थी। ईरान इससे पहले आपको बताया उनके सुप्रीम लीडर फतवे के जरिए कह चुके थे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। वो रिएटरेट कर दिया उन्होंने। मतलब वॉर से पहले अमेरिका वाज परहैप्स इन अ स्ट्रॉन्गर एंड मच बेटर पोजीशन। व्हाट इज इन इट फॉर द यूएस? कोई शक नहीं है। हाँ, नहीं, इसमें बिल्कुल ये भी सवाल उठ रहा है और वहाँ अमेरिका में भी बहुत शदुमत से ये बात पूछी जा रही है कि हमने क्या पाया, खोया तो वो नजर आ रहा है। जो असेसमेंट होता है ना, क्या खोया क्या पाया, व्हाट डिड वी गेन, तो गेन तो किसी को नजर नहीं आ रहा है सिवाय इसके कि उनका बहुत लंबा खरबों डॉलर का खर्चा हुआ है। उनकी आलमी साख को बड़ा धचका पड़ा है, धचका तो पड़ा है जी 40 दिन की जंग के बाद। वो अब इसका कोई और तरीका कहने का नहीं है कि स्ट्रेटेजिक रिट्रीट तो है ये। और ईरान में तो जाहिर है शनाइयाँ बज रही हैं और मुहर्रम है तो इसलिए ज़्यादा सेलिब्रेशन एक हद तक ही महदूद है, लेकिन उनकी इस वक्त हुसैनी कैफियत तो वैसे भी उरूज पे थी इस पूरी जंग में। तो अब जाहिर है अमेरिका में सवाल तो होगा और उनके बारे में सवाल होगा कि ये किस तरह की इनकी स्ट्रेटजी थी, क्या सोच के। और सबने शुरू में भी पूछा था क्या एंड गेम है, कोई एंड गेम भी नहीं सोचा था ना। और एंड गेम क्या है देख लें आप सामने कि JCPO से भी शायद वही डील होगा अगर होगा, और उसके हवाले से दूसरा ये आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के काबू में है। इफ वी मे ऐड, एंड गेम तो खैर किसी को क्या पता थी, ये तो बिगिनिंग की गेम क्या थी। मतलब पहले भी जो ये व्हाट डिड दे सेट आउट टू डू इन द फर्स्ट प्लेस, उस पे भी अब क्वेश्चन मार्क्स हैं। हाउएवर आपसे पूछना हम ये चाहते हैं कि डू यू सी शिफ्ट, हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, लेकिन अ बिट ऑफ ए शिफ्ट, अ बिट ऑफ एन ऑल्टरेशन बिटवीन द US इजराइल रिलेशन एज वेल, क्योंकि अब ये 2 बार हो चुका है। पहले भी JD वैंस एक दफ़ा जब ये सारा 14 पॉइंट मुसवदा नहीं शेयर किया गया, इजराइल ने अमेरिका से मांगा, तो तब भी उन्होंने झड़प दिया, उनको थोड़ी सी सुना दी। फिर अमेरिकी सदर की टेलीफोन कॉल्स भी रिपोर्ट हुई मीडिया में, उसमें तो थोड़े से अल्फाज भी बड़े सख्त थे। और फिर कल JD वैंस का पूरा ये कहना कि अगर मैं इजरायली कैबिनेट में होता तो मैं इसके सबके सवाल ना उठाता, क्योंकि वी आर द ओनली वंस हु आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स यू। मतलब ये बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स है, हर जगह वायरल हो रहा है जी। जी। और वायरल होने की बात क्योंकि पहली दफा एक एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह डिस्टेंस कर रहा है और इस तरह उनको ओपनली उन पर सवालिया निशान उठा रहा है कि आप लोगों को तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम आपको इतना भी सपोर्ट करें, क्योंकि दुनिया आपको कोई नहीं सुनना चाह रही। और एक तो ये, और फिर आपने सुना कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप से भी 1-2 दफा G7 में जब गए हुए थे, सवाल हुए, तो उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का तो दिफा किया है जी। बिल्कुल, दैट वाज सरप्राइजिंग। जी दैट ही डिड। तो अब वो बात तो काफी आगे बढ़ गई है जी। इस तरह किसी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जीती दुनिया में इजराइल को कभी सामने सारी पब्लिक में तंबी नहीं की है जी, और इस वक्त किया है इन्होंने। JD वैंस ने, जाहिर है ही रिफ्लेक्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प्स पॉलिसीज, और वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी को बिल्कुल की अक्कासी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सीरियस शिफ्ट आया है जी, और ये जंग की वजह से शिफ्ट आया है इजराइल में कि उसकी जो गजा में और लबनान में इस वक्त अभी भी वो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं खिलाफ वर्जियां हर चीज की कर रहे हैं जी। तो उनके रवैयों, उनकी पॉलिसीज, उनकी बर्बरियत पर वैसे ही लोग नाला हैं, तो उनका दिफा करना। अब देखिए रिपब्लिकन राइट विंग जब नहीं कर पा रहा, प्रेसिडेंट नहीं कर पा रहा,
तो इसके आगे कौन सी लाइन है अब, और जो डेमोक्रेट्स उनका फिर साथ देंगे उन पर भी अब तो सवाल उठेंगे। और पूरा फ्रैंकली जनरेशनल शिफ्ट आया है अमेरिका में, कैंपसेस तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने तैयार हैं। शरी साहिबा, मतलब अभी हम इसको किस तरह डिसाइफर करें, समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कोई और वजह किसी और वजह से ताखीर हुई हो, लेकिन जाहिर है दुनिया तो स्केप्टिकल होती है ना। हाँ, स्केप्टिकल होंगी और ऐसे बहुत मौके आएंगे जब स्पॉइलर आपको पीछे हटाने की कोशिश करेगा। देखिए इजराइल की एड़ी चोटी का जोर होगा, उनकी सारी जितनी भी पॉलिसीज रही हैं उसमें तो आपने उसके ताबूत में कील लगाए हैं कल, और इसके बाद उनकी बहुत कोशिश होगी, शिद्दत से कोशिश बढ़ेगी कि वो अपना एक पोजीशन रिगेन करें, खासतौर से लबनान के थ्रू, और वो कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी वायलेटिंग, और वो तो कर रहे हैं सीज फायर, जिस पर उन्हें डांट भी पड़ी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने, शायद आपने सुना नहीं है, इतना इंफॉर्मेशन ग्लट है, उन्होंने कहा आई डोंट लाइक दैट एट ऑल, कि मैंने ये साइन किया है, और उन्होंने वहां स्ट्राइक किया, तो उन्होंने बार बार कहा आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। तो अब ये आई डोंट लाइक दैट के बाद भी कर रहे हैं, जिस पर कुछ खबर आई थी उड़ती के ईरान ने कहा कि जाहिर है हम इस तरह की खिलाफ वर्जियों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी तो एक बहुत क्लियर पोजीशन होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि एकदम हमें रश टू जजमेंट नहीं करना चाहिए। थोड़ा अगर एक दिन पीछे हटते हैं तो आगे 2 दिन काम भी होगा। मैं समझती हूँ दिस विल गो फॉरवर्ड। दो दिन धचके भी पड़े तो वो तो धचके पड़ने हैं जी, ऐसा होगा। मैं समझती हूँ, एक मैं आपको कैवियट दूंगी कि 60 डेज मेरी नजर में कम है, 90 या 120 होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के कामों में ये तारीखी इख्तलाफात हैं जी, और तारीख साज कामों में डिप्लोमैट्स को ऐसा माहौल चाहिए होता है, टेक्निकल टीम्स को भी, कि वो काम कर सकें। and they are also they are open to extension of the 60 days as well. मतलब वो इतना that is not set in stone, अगर बात सही तरफ जा रही हो तो that can also होना पड़ेगा जी। राइट, बहुत शुक्रिया शरी साहिबा फॉर योर इनसाइट। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज पूरे साल का बजट पेश करने जा रही है। कल तक जमागोइयां थी ना कि पूरे साल का होता है, आधे से आधे साल का होता है। सूबाई मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम बजट पेश करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सूबे के इंतजामी मामलात को बज़ाहिर सियासी मामलात पर तरजीह दी है। अच्छा जी, पीटीआई की अंदरूनी सियासत को देखते हुए एक बोल्ड स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है इसे, और अलीमा खान के अलावा पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने सुहेल आफरीदी से मुतालबा किया था कि जब तक वफाकी हुकूमत इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं देती बजट पेश ना किया जाए। पीटीआई के कई और लोगों ने भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना शुरू कर दी थी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी बाज़ अरकान ने 3 माह के लिए आर्जी बजट पेश करने की तजवीज़ दी थी, और कल तक एक्चुअली हम इस पर बात भी कर रहे थे कि हाउ विल दैट वर्क आउट। इन तमाम बातों के बावजूद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हुकूमत आज सालाना बजट यानी एनुअल बजट जो है वो पेश करने जा रही है, और ऐसी भी कयास आराइयाँ हो रही हैं कि पार्टी के अंदर नाराज़ अरकान का एक ग्रुप पहले ही मौजूद है, और इसे आज बजट के मौके पर अपनी नाराज़गी के इजहार का मौका भी मिल सकता है। ऑल ऑफ दिस रिमेन्स टू बी सीन कि एक्चुअली होगा क्या। ऑल्दो जब हमने नाराज अरकान की बात की है तो वो थोड़ा सा उसको प्ले डाउन ही किया गया है कि नाराजगियां तो हो ही जाती हैं, कोई ऐसी बिग डील नहीं है। गौहर अली खान का दावा है कि आज के बजट इजलास में तमाम अरकान असेंबली शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर बजट इत्तफाक राय से मंजूर कराने में कामयाब रही तो पार्टी में ग्रुपबंदी का तासुर तो कम होगा, साथ ही बतौर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की इंतजामी ही नहीं सियासी कामयाबी भी समझी जाएगी। इसी पे ज़रा बात करते हैं। शौकत यूसुफ सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब। शौकत साहब, इस नतीजे तक कैसे पहुँचे आप लोग कि पूरे साल का बजट पेश करना है, क्योंकि सेमगोइयाँ थीं, बातें हो रही थीं, सोशल मीडिया पर भी वो आपके लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो पावर ऑफ सजेशन इस्तेमाल करते हुए कह रहे थे कि ऐसा ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब ने वाकई उनकी ख्वाहिश थी कि जब तक इमरान खान से मुलाकात ना हो जाए और उनका विजन बजट में शामिल ना हो तो मैं बजट पेश ना करूं। और दूसरा बात यह थी कि अगर बहुत ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ हुई तो फिर 3 महीने का बजट पेश कर देंगे।
लेकिन उसमें ये था कि जितने भी कानूनी माहिरीन थे हमारे, उन सबसे जब मुशावरत हुई तो उनका ये कहना था कि अगर आप 3 महीने का बजट भी पेश करेंगे तो उसमें 3 महीने तक आपकी जो पूरे सूबे में तरक्याती काम जो है वो रुक जाएंगे। आप सिर्फ पेंशन और सैलरी के मद में आप अदायगियां कर सकेंगे, बाकी जो है सारा काम रुक जाएगा सूबे का। तो जाहिर है उस सूबे को नुकसान होने वाला था। तो फिर उसके बाद पार्टी ने डिसाइड किया और पार्टी ने तजवीज़ दी वज़ीर आला साहब को कि जी आप पूरा बजट पेश कर दें, क्योंकि इससे सूबे को नुकसान हो रहा है और हम सूबे को किसी सूरत में नुकसान में नहीं डालना चाहते, क्योंकि 3 महीने तक अगर बजट ना हो और 3 महीने तक अगर तरक्याती काम ना हो तो फिर लोग सफ़र होंगे। तो फिर उस वसीतर मफाद में, सूबे के वसीतर मफाद में फिर फैसला किया कि ये जो लीगल इशू आ रहा है इससे निपटा जाए और पूरा बजट पेश कर दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चिमगुइयाँ भी ख़त्म हो रही हैं कि जी बजट पेश नहीं होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह बजट पेश हो रहा है और वो तमाम लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो नाराज़ हैं, बड़ी मुश्किलात होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपने हलकों के हवाले से हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से बागी हैं या पार्टी से बगावत कर रहे हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला आज देखेंगे, आज सारे मेंबरान भी होंगे, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बयान करेंगे और तकरीरें भी करेंगे, लेकिन वोट वो तहरीक इंसाफ को देंगे। अच्छा, अब भी बताइएगा, ज़ाहिर है ये शर्त इस मौके पर भी सजेस्ट की गई कि जी मुलाकात हो जाए उसके बाद बजट पेश किया जाए। उस ज़मीन में कोई पेशरफ्त है? बजट भी आप लोग आज पेश कर देंगे, इंतज़ामी मामलात भी अपने आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बानी PTI से आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही। जिसे हम अपनी सियासी ज़बान में कहते हैं ना, कोई बैकडोर राब्ते, कोई डिप्लोमेसी, कोई बैक चैनल्स फ़ाल हैं या अभी तक सब वही हैं जहां था? ऐसे तो कोई बैकडोर चैनल पे कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन देखिए ये हमारा हक बनता है और सूबे के अवाम का हक बनता है कि उनके लीडर से मशावरत की जाए जब आप इतना बड़ा बजट बना रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हुकूमत जो है या तो उनके पास इख्तियार नहीं है या फिर वो जमहूरी अंदाज से सोच नहीं रही है। आपको याद होगा कि PMLN भी लंदन जाती थी नवाज शरीफ साहब से मुज़ाकरात के लिए, उनसे वो बातचीत करने के लिए, मुशावरत के लिए, लेकिन बदकिस्मती है कि वो यहाँ पे वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और आई थिंक उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो यही होगा कि ज़ाहिर है अब हमने अपने बजट के अंदर जो ग्रांट एंड एड है, जो 1200 रुपये सारे सूबों से लेना थे ग्रांट एंड एड की सूरत में, तो अब वो हम बजट में नहीं डाल रहे और क्लियर कट कहा है सूबाई हुकूमत ने कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं की जाए तो ग्रांट एंड एड हम शामिल नहीं करेंगे बजट में। आपने तो वो रकम जो विफाक को देनी थी, जिस पे इत्तेफाक राय भी हो गया था, जिस पे एग्रीमेंट हो गया था, वो आप लोग आज जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें नहीं शामिल कर रहे हैं, ऐसा ही है? प्लीज इसे क्लियर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एहतजाजन हम शामिल नहीं कर रहे और क्योंकि इमरान खान से मुलाकात कोई लीगल रुकावट नहीं है कि उसमें हमें फंसाया जा रहा है। ये सिर्फ सियासी इंतकाम की वजह से इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो लिहाजा वो जो है ग्रांट एंड एड जो है वो हम नहीं शामिल कर रहे हैं बजट के अंदर। अच्छा शौकत साहब, फिर अब ये भी बता दें कि इस बजट में हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें? मतलब एक तो मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से कुछ 7% इंक्रीज़ की कोई बात हो रही थी, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ वो बता दें। मिनिमम वेज को क्या आप बढ़ा रहे हैं? क्योंकि इस पर भी कुछ बात हो रही थी। एजुकेशन पर भी हम बात कर लेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ हमसे शेयर करें कुछ नुकात। देखिए ये तो तकरीबन जो बजट है उसमें तो ज़्यादातर टोटल जो बजट है हमारा वो 2200 अरब के करीब है और उसमें तकरीबन 235 बिलियन जो है वो हमारा तरक्याती बजट है इसके अंदर। जहाँ तक ये वेजेस का ताल्लुक है और सैलरीज बढ़ाने का ताल्लुक है, तो ये आज कैबिनेट के इजलास में थोड़ा सा इस पे वो था, आज इसको फाइनल किया जा रहा है। 11 बजे मीटिंग है वो इंशाल्लाह ताला, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इतने मिनिमम वेजेस रखे जाएं जिस पे लोगों का गुजारा कम से कम हो सके। बहुत ज्यादती हो रही है इस वक्त, आप देखें महंगाई के उरूज पर पहुंच चुकी है और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कोई खास रिलीफ नहीं दिया है आवाम को। तो कोशिश यही हो रही है कि जितना मुमकिन हो सके, और ये हमारे इस बजट के अंदर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा, और टैक्स तो लगाने की बात तो नहीं है बल्कि टैक्स को कम किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो
टैक्सों की मद में कमी की जा रही है ताकि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। हालांकि हमें पूरा शेयर भी नहीं मिल रहा है। हमें अब आज भी हमारा गिला है वफाकी हुकूमत से कि ये सूबा इतनी मुश्किल में है, दहशतगर्दी का सामना है। इन सब के बावजूद होना तो ये चाहिए था कि हमारा जो शेयर था वो हमें पूरा मिलता। अगर आप दूसरे सूबों को देते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में को देने में आपको क्या मसला है? लेकिन इसके बावजूद हम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और उनकी कैबिनेट ने पूरी कोशिश की है कि आवाम के ऊपर बोझ ना डाला जाए। तो ये टैक्स फ्री बजट है, बल्कि टैक्स में कमी की जा रही है। तो वो जो एक्स फाटा के इलाके हैं, जो एक्स फाटा के इलाके हैं, वो ज़ाहिर टैक्स फ्री थे। अब उनको टैक्स नेट में लाने के बारे में भी बात हो रही थी, वो टैक्स नेट में आ रहे हैं इस दफ़ा? देखिए, अभी इस पे कोई डिसीजन नहीं हुआ। ये तो जाहिर है, ये तो वफाकी हुकूमत और ये सारे मिल बैठ के ये इशू होता है। ये कोई सूबाई हुकूमत का इशू तो नहीं है कि वो सूबाई हुकूमत के यहाँ बैठ के बात करे कि जी इस पर। ये तो मलकन डिवीजन के ऊपर और ये सारा मौक़िफ़ क्या है, इसमें आना चाहिए उनको? देखिए, जब तक आप उनको तरक्की के पूरे मौके नहीं देते ना, ये कोई वैसे किसी ने खुशफहमी में तो नहीं उनको टैक्स फ्री जोन करार दिया ना। वो इलाके बहुत पीछे रह गए हैं, बड़े पसमानदा है वहाँ के लोग जो है, वहाँ पे कुछ है नहीं तो आप टैक्स कहाँ पे लगाएंगे? सारे यानी मलकन डिवीजन में ज्यादातर लोग कोयले के कानों में मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि जो विफाक को आप लोगों ने पैसे कमिट किए थे वो आप नहीं शामिल कर रहे हैं इस बजट में। तो वज़ीर आला जब वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर भी हमने देखी थी, सो उस वक्त या दीगर जो लीडरशिप में लोग हैं उनसे मुलाकात में ये बात आप लोगों ने की थी कि अगर हमारी बानी PTI से मुलाकात होगी तो हम ये पैसे देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे, या फिर ये बाद में आप लोगों ने डिसाइड किए? देखिए, मैं आपको सही बताऊं कि सुहेल अफरीदी साहब के जो उस इजलास में जाना था उस पर भी काफ़ी मुशावरत हुई कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन जाने का मकसद सिर्फ ये था कि हम अपने इश्यूज वहाँ बता सकें और उनको बता दें कि जी हमें भी इन चीज़ों का सामना है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन बहरहाल आपको पता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान के हवाले से काफ़ी रिलेक्टेंट है और उनका जो इलाज है वो खुफिया किया जा रहा है और कोई मतलब सुनवाई तक नहीं हो रही है। तो इसका तो बड़ा अजीब सा वो है, ये इंतकामी कार्रवाई। तो शौकत साहब, यानी बेसिकली फिर बात ये हुई कि कोई जब आप लोग गए और आप कह रहे थे हम अपनी ग्रीवेंस बताना भी चाह रहे थे, तो कोई अग्रीमेंट, कोई अश्योरिटीज आप लेके वापस नहीं आए थे, तो लिहाजा अब ना मुलाकात हुई और बजट भी आ रहा है, तो कोई आप लोगों को ऐसी एश्योरेंस नहीं मिली थी? नहीं, एश्योरेंस की बात तो आपको पता है कौन सी एश्योरेंस, और ये इनकी क्या एश्योरेंस होगी? अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद छुरा घूम देते हैं, यही तरीका है बस। आपको देखें ना, सूबे के हवाले से हमारे कितने बकाए जाते हैं। जब भी मुलाकात होती है, मुज़ाकरात होते हैं, नहीं है सूबा तो छोटा सूबा है, हम इसको और मजीद देंगे, ये करेंगे, और उसके बाद फिर वो अपना हिस्सा शेयर जो वो भी नहीं मिल रहा है। तो हमें तो वो कई तरफ से मुश्किलात का सामना है ना। एक तरफ दहशतगर्दी है, एक तरफ आवाम जो है उनके लिए काम करना है। तो देखें, हमने इस दफ़ा एक और चीज़ मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये जो बजट होगा ये ना सरप्लस होगा न मुतवाज़न होगा। ये खसारे का बजट हम इस दफ़ा पेश कर रहे हैं और तकरीबन कोई 50 अरब के करीब जो है वो खसारे का बजट होगा। तो ये हकीकत पसंदाना बजट होगा। मतलब ये कि इसमें कोई जितना वफाकी हुकूमत हमें देगी उतना ही हम बजट पेश करेंगे। हम वो हवा में उसके खिला में नहीं रहेंगे। जो हकीकत पसंद दी है वही करेंगे। अच्छा, ये भी बता दें शौकत साहब, क्योंकि बाकी तो हमने एजुकेशन और ये लॉ इन्फोर्समेंट वगैरह भी एक्सपेक्ट के इसमें होगा, आपका काफ़ी तवज्जो दी होगी। क्लाइमेट चेंज पे बजट में कोई स्पेशल कुछ किया गया है? बिकॉज वो तबाहियाँ हम KP में कब से देख ही रहे हैं कुछ सालों में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिसको अब मद्देनज़र रखना पड़ेगा हमेशा। और साथ ही टूरिज़्म का भी बता दें, बिकॉज आपसे भी पहले बात हुई है, टूरिज़्म का भी बड़ा जिक्र होता है कि उसको भी फ़रोग देना है एंड मोर नीड्स टू बी इन्वेस्टेड ऑन दैट। देखिए, एजुकेशन और हेल्थ ये तो वैसे भी हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं और आपको पता है कि सेहत कार्ड के लिए भी काफ़ी रकम मुख्तस कर दी गई इस दफ़ा। ये जो आपने बात की ना क्लाइमेट चेंज हवाले से, तो क्लाइमेट का तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने ही इस इशू को उठाया है और उन्हीं का ये वो है, बेबी है। और हर बार चूंकि बदकिस्मती है क्या, ये जो तबाहियाँ होती हैं या जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, ये तो पूरी दुनिया का है ना।
तो उससे निपटने के लिए वाहिद पाकिस्तान में ये छोटा सूबा है जिसने ये इनिशिएटिव लिया था, बिलियन ट्री सुनामी और ये सारी, और आज भी इस पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, फोकस किया जा रहा है इसको। और टूरिज्म, जाहिर है अगर आप एनवायरमेंट को आप फोकस नहीं करेंगे तो आप टूरिज्म को फरोग नहीं दे सकते। तो ये तो दोनों कनेक्टेड है। नहीं तो आप लोगों ने फोकस किया है इसमें बजट में? जी देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे जरूरत है हमें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। जी जी सर। देखिए हमारे पास जो है ना, हमारे पास तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2-3 चीजें ही ऐसी हैं जिसको हम प्रमोट करके सूबे को अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। उसमें एक टूरिज्म भी है, और इसी तरह हमारे पास माइन मिनरल्स हैं, हमारे पास पानी है वाफिर मकदार में। तो कोशिश ये हो रही है कि बिजली ज्यादा से ज्यादा पैदा की जाए, उसके बहुत सारे मंसूबे छोटे बड़े उस पर काम हो रहा है। इसी तरह एनवायरनमेंट के ऊपर काम हो रहा है, और टूरिज्म तो हमारा बिल्कुल इस दफा काफी फोकस है। आप देखें जितने बड़े बड़े इलाके हैं वहाँ पे फोकस हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती है कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें कोई हमारा साथ नहीं दे रही। जैसे कालाम रोड है, शायद आप दिखा भी रहे हैं, तो ये रोड NHA का रोड है, ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। तो काफी अरसे से, मतलब ये कि एक तरफ बन जाता है तो दूसरी तरफ छोड़ दिया जाता है। तो ये काफी अरसे से। इसी तरह अगर नारायण कागान आप जाए तो जितने भी NHA के रोड्स हैं उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट उसमें हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, जबकि उनको करना चाहिए क्योंकि ये सारा पाकिस्तान का हिस्सा है। और अगर टूरिज्म यहाँ बढ़ती है तो ये इलाका खुशहाल होता है, तो इस पे पूरे मुल्क पे असर पड़ता है। Okay, you have a point. You made your point, Shaukat साहब. Thank you for being here with us. होना चाहिए टूरिज्म पे, तो मतलब एक कलेक्टिव पॉलिसी होनी चाहिए। Absolutely, and all over पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, इस साल के ना पहले 4 महीनों में मुल्क भर में खसरा मीजल से कितने 71 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हो गई हैं, और उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और काबिल इलाज मर्ज होने के बावजूद 71 बच्चों का खसरे से इंतकाल कर जाना, ऑफ कोर्स इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न। और तशवीशनाक बात तो ये है ही कि 4 महीने में ये सबसे ज़्यादा 40 हलाकतें सिर्फ सिंध में ही हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 24, पंजाब में 15, बलोचिस्तान में खसरे से मुब्तला बच्चों की अमवात भी हुई हैं। महकमा सेहत के ज़राए के मुताबिक सिंध में खसरा का फैलाव बहुत ज़्यादा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सेहत के निज़ाम को ना सिर्फ अपनी बेहतरीन कारकर्दगी में शुमार करती है, बल्कि ज़ाहिर है इसकी बार बार तरवीज भी की जाती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा है कि सिंध के सेहत का निज़ाम का मवाजना दूसरे सूबों से नहीं बल्कि आलमी सतह पर किया जाना चाहिए। ये दुरुस्त है कि सेहत के शोबे में सिंध में हुकूमत ने तवज्जो दी है, और बहुत सारे इदारे ऐसे काम कर रहे हैं जो आवाम को बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। और मतलब एक तवील फहरिस्त है उनकी, लेकिन जाहिर है ये जो इशूज़ हैं इनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। अच्छा, ये जो खसरा से अमवात हुई हैं, ज़्यादातर अमवात घोटकी, जैकबाबाद, लाड़काना, इर्द गिर्द के इलाकों में हुई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सूबे में खसरा के फैलाव की बड़ी वजह जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना, उसमें लोगों का शामिल ना होना है, हिफाजती टीके नहीं लगवा। अब ये क्यों हो रहा है? क्या लोग खुद नहीं लगवाना चाह रहे, या फिर वहाँ तक रसाई नहीं है? व्हाट इज गोइंग ऑन? शवाला असलम हमारे साथ है, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमें यहाँ से कराची से ज्वाइन कर रही है। शवाला, रीजंस क्या है? फिगर बहुत बड़ा है और ऐसा होना नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पे मर्ज ऐसा है कि टोटली प्रिवेंटेबल भी है। बिल्कुल हुमा, देखें कि अगर हम इस साल के 5 महीनों के वाले से बात करें तो जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है मीजल्स को लेके। यानी अगर इस साल की ओवरऑल सिचुएशन की बात करें ऑल ओवर द कंट्री, जो 96 डेथ्स हैं वो मीजल्स से रिपोर्ट हुई हैं, और सिर्फ अकेले सिंध से ही जो 53 डेथ्स हैं, 53 डेथ्स वो रिपोर्ट हुई हैं। और उसके बाद KP से 24, पंजाब से 15, और उसके बाद जो दीगर सूबे यानी बलूचिस्तान से 5 डेथ्स इस तरह से रिपोर्ट हुई हैं। यानी ये जो फिगर्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। अगर कंपैरेटिवली पिछले सालों के मुकाबले बात करें तो पिछले सालों में भी जो तादाद है वो इस तरीके से रही है। आउटब्रेक्स काफी ज्यादा हैं। जो बुनियादी वजूहात हैं उसमें हमारा यही है कि जो वैक्सीनेशन कवरेज है वो बिल्कुल वैक्सीनेशन कवरेज है वो जीरो होती जा रही है। यानी दूर दराज जो इलाके हैं, जो इंटीरियर वाले इलाके हैं, जो अंदरूनी सिंध है, वहाँ तो बुनियादी सहूलियात ही सेहत की मैसर नहीं है, तो वैक्सीनेशन जो कवरेज है वो तो दूर की बात है। और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की जो फुकदान है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए भी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और साथ ही जो बिग कैचअप्स होती हैं, जो बिग फॉलो अप कैंपेन्स होती हैं, वो होती तो है लेकिन उसकी कवरेज बहुत ज़्यादा जीरो हो जाती है। इसलिए भी क्योंकि जब वैक्सीनेटर्स कहीं पर जा रहे होते हैं
तो वो मिस जो बच्चे होते हैं उसको वो मार्किंग जो है वो नहीं कर पाते सही तरीके से, यानी अगर वो मार्किंग करते भी हैं तो गलत मार्किंग करते हैं। जो बच्चे अगर रह जाते हैं तो वो मिस जो हो जाते हैं, यानी उनकी कोई मार्किंग गलत हो जाती है और दिखाया जाता है। मार्किंग का मतलब है जिस तरह पोलियो के कतरे के वक्त जो मार्किंग की जाती है कि इस बच्चे को कतरे पिलाए गए हैं कि नहीं, आप उसकी बात कर रही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है उमा, क्योंकि एक तो हम पोलियो से भी अभी तक फाइट कर रहे हैं और इसके साथ ही जो ये कैचअप कैंपेन्स होती हैं ये हर उसकी होती हैं, और ये जो इम्यूनाइजेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम जो है इम्यूनाइजेशन का, ये हुकूमत की तरफ से रजिस्टर्ड शुदा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर भी पैदाइश के बाद जो 15 महीने तक जो वैक्सीनेशन लगानी होती है, 12 जो टीके होते हैं वो लाजमी होते हैं। और काफी दफा ऐसा होता है क्योंकि खसरा की जो है वो 2 डोजेज होती हैं, लेकिन काफी दफा मिस डोज हो जाती हैं, यानी वालिदैन सिर्फ 1 डोज करवाते हैं, 1 नहीं करवाते। तो ये अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मुल्क में 10 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी बीमारी की कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई। तो आधे से ज्यादा बच्चे हमारी आबादी में ऐसे हैं जो गैर महफूज हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब हमने इम्यूनाइजेशन पे इतने सेगमेंट्स किए, इतने प्रोग्राम किए हैं, इन इलाकों तक लोगों में आगाही नहीं है, खुद विलिंगलेस नहीं है, या फिर सहूलत ही मौजूद नहीं है कि जी कहीं करीब से हिफाजती टीके लगवा सकें। एक तो होता है एक्सेस है लेकिन हाँ नहीं लगवा रहे, एक्सेस है कि नहीं है? अच्छा देखिए अब्दुल्ला, ये बात हेल्थ मिनिस्टर ने खुद इस दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है कि जो ईपीआई सेंटर्स हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। लोगों तक ऑब्वियसली रीच भी नहीं है। अगर हम अंदरून सिंध की बात करें तो वहां पर ये ज्यादातर केसेस रिपोर्ट होते हैं, और सबसे ज्यादा लोग बच्चे जो हैं वो इसलिए भी मुतासिर होते हैं, मैल नरिश बच्चे ज्यादा से मुतासिर होते हैं, क्योंकि मीजल्स देखा जाए तो सिर्फ एक रैश और एक बुखार वाली बीमारी, लेकिन ये जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसमें डेथ रिपोर्ट होती है, यानी नमोनिया, अगर ये लंग्स को अफेक्ट करता है, अगर ये ब्रेन को अफेक्ट करता है तो उसमें डेथ भी रिपोर्ट हो जाती है। तो ऑब्वियसली उन जगहों की रसाई नहीं है, बुनियादी सहूलियात वहां पर मैसर नहीं है, जो वैक्सीनेशन की आगाही है वो वहां तक नहीं पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से जो ये रुकावटें हैं वो हर दफा हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि जो ये वैक्सीनेशन इसको लाजमी करवाएं, अवेयरनेस अपने अंदर लेके आए, और ये जो 12 टीके होते हैं पैदाइश के 15 महीने तक, इसको जो है वो लाजमी करार दिया जाए, इसको लगाया जाए। जो बिग कैचअप्स हैं, फॉलोअप्स हैं, वो इसको रखी जाए, जो मुकम्मल मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग है। शवाला, बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। आपने ये 15 महीने, बच्चे की पैदाइश के 15 महीने तक सिर्फ 12 टीके हैं जिसमें वो जिंदगी की बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकता है। वैसे ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस होनी नहीं चाहिए, ये पता होना चाहिए। और शवाला ने हमें ये बताया कि लाखों ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान में जिनको सिरे से कोई इम्यूनाइजेशन हुई ही नहीं, कभी कोई टीके लगे ही नहीं। क्या हो रहा है? कौन सी सदी में बैठे हुए हैं? अमेरिका ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत तो होगा इलेक्ट्रॉनिकली, जिसकी तौसीक भी कर दी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। आज से अपेरेंटली मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना था। स्विट्ज़रलैंड में टीम्स ने मुलाकात करनी थी, डेलीगेशंस की सतह पे मुज़ाकरात शुरू होने थे, जो फिलहाल ये पता लगा है कि नहीं हो रहे हैं। मतलब वो सारा प्रोग्राम जो था ना, हाँ, वो प्रोग्राम जो है वो आज नहीं हो रहा, और ये स्विस वज़ारत ख़ारजा ने कहा है, तो सही उनको तो पता ही होगा। अच्छा, अब इस बारे में ज़ाहिर शहरी रहमान साहब से भी हमने पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसे कई मौक़े आएंगे, सो वी शुड ऑल do not react to any such situations. हाँ, she played it down. She said कि इतनी बड़ी बात नहीं, और besides signatures हो गए, पूरी दुनिया ने देख लिया। हाँ, सब कुछ तय हो गया। हाँ, बाकी सब कुछ हो चुका है। अयाज अकबर हमारे साथ ही, लेकिन स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है। वो अलबत्ता उधर पहुंच गए। देखें जरा। कोई जाए या ना जाए, अयाज उधर ही है। एंड अच्छा, उनसे भी हम जानेंगे कि उसकी क्या तफसील है एग्जैक्टली। लेकिन डॉक्टर आदिल नजम बॉस्टन यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए इस पहर वक्त निकाला। ईरान और अमेरिका का एक माहिदा इससे पहले ओबामा के दौर में हुआ था, और जिसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं सदर ट्रंप। इससे नताइज नहीं मिले थे, जब मौका मिलते हैं मेंशन करते हैं। अब अमेरिका और ट्रंप ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि इसके नताइज उससे मुख्तलिफ हों, या व्हाट वुड सदर ट्रंप सेल टू हिज ऑडियंस, लोकल ऑडियंस, के जी हाँ ये उससे बेहतर है? कैसे? जी, 2-4 गुजारिशात इसमें देखिए। एक तो ये कि जिस मुआहदे की आप बात कर रही हैं, जिसे JPOAC कहते हैं, जो बराक ओबामा के ज़माने में हुआ, उसका और ये जो इस वक्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात है, आई डोंट थिंक कि उनका कोई कंपैरिजन है। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैं। वो जो था वो एक मुआहदा था न्यूक्लियर इशूज़ पे, और उसके कुछ दूसरी चीज़ें थी कि ईरान के सैंक्शंस ये वो उस पर। सो बट दैट इज़ व्हाट इट वाज फोकस्ड ऑन। और आप जानते हैं कि कई महीनों पे बहुत जारी सियासत के साथ इजराइल और सऊदी अरेबिया और दूसरों की मुखालफत के बावजूद वो हुआ। ये जो इस वक्त मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली एक सीज फायर जो पहले अगर डिक्लेयर हुआ था उसकी अगली स्टेज। इसका मतन जो है वो आप सारी चीज़ें पढ़ लें, वो जो 14 चीज़ें हैं, जान के
और ये सोच समझ के उन्हें मूवी में इसलिए रखा गया है कि उस पर अभी क्लैरिटी आएगी या आनी है या प्रैक्टिस से आएगी। इसकी बेसिक इस वाले का जो स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ें। एक चीज़ ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो खुले और उसमें जो जहाज़ है उनकी आमदोरफ्त बहाल हो जाए और कम से कम उस लेवल के करीब बहाल हो जाए जहाँ पहले थी। आज से कोई 110 दिन पहले तक तकरीबन 100 जहाज गुजरते थे रोज। पिछले हफ्ते में तकरीबन 5-7 ही होते थे। अब अगर वो 60, 70, 80 पे आ जाए अगले कुछ दिनों में तो देन वी कैन से कि अच्छा इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई कोई और इससे कुछ निकला। लेकिन दैट अलोन विल नॉट बी इनफ। इसकी दूसरी चीज़ है, दो चीज़ें हैं इस मामले में। एक ये है कि जहाज का आमदरफ्त बहाल हो और दूसरा ये कि कोई ना कोई, ये 300 मिलियन 600 मिलियन की बात जो भी हो, कोई ना कोई फ्लो शुरू हो जाए ईरान की तरफ ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, चाहे वो टोल की सूरत में हो, चाहे वो अमदाद की सूरत में हो, चाहे वो अनफ्रीज अकाउंट्स की सूरत में हो, चाहे वो बरतानिया से या फ्रांस से या यूएई से या किसी और से कोई ट्रेड वगैरह किसी किस्म की हो। लेकिन कोई रेपरेशन जो है ईरान वो मांगेगा और दुनिया जो है वो, तो ये दो अगर फ्लो हो जाए ना कि यहाँ से जहाज चलना शुरू हो जाए और दूसरी तरफ से पैसा आना शुरू हो जाए, दैट विल बी द फ्रेमिंग कंडीशन जिसमें आप कह सकेंगे कि ये जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बाद दैट इज व्हाट विल बी नीडेड ताकि दोनों फ्रीकैन जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस तक पहुंच सके। जहां तक मुआहदे की बात है, एक बात कहते हैं मेरे ख्याल में सबसे अहम शेक जो है वो 15 14 उसमें लिखे हुए हैं, 15 उसमें लिखा नहीं है। 15 सबसे अहम है। 15 ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इजराइल की जो लगाम है उसको संभाल सकेंगे, इजराइल को कंट्रोल कर सकेंगे या नहीं। इस वक्त जो आप कार्रवाई देख रही हैं वो सारी उसके बारे में हो रही है, बिकॉज अब तक नेतन्याहू सुनने को तैयार नहीं और अब तक डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका उनको संभालने में कामयाब नहीं हुए। अब जहां तक आपने दो मुआहदों की बात की, ऐसा नहीं था कि वो कामयाब नहीं हुआ JPOSC। इनफैक्ट बल्कि अमेरिका में तो बहुत बड़ा बायर्स रिमोर्स है। बहुत से लोग अमेरिका में दोनों पार्टियों को ये कह रहे हैं कि यार गलती ये हुई कि हम उस मुआहदे से निकल गए। और उस मुआहदे से निकाला किसने? ट्रंप ने अपने पहले, क्योंकि वो बराक ओबामा ने किया था इसलिए उन्होंने कहा जी ये तो बहुत ही बुरा है। और अब वो सारा चक्कर काट के जंग शंग करके एक ऐसे मुआहदे में आ गए जहां अमेरिका में गुफ्तगू ये है कि यार ये तो वही जगह है जहाँ गुजरे थे हम जहां से, बल्कि हम तो उससे भी पीछे आ गए। अच्छा, ये सब कुछ तो आपने, और 15वां नुकात की जो पॉइंट की बात की है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग। आदिल नजम साहब, ये भी बताइएगा कि अगर ईरान ऑर्केस्ट्रेट भी ये सब कुछ कर सकता तो इतनी अच्छी डील शायद ना निकलवा पाता, लेकिन अब नाउ द ओनस इज़ ऑन ईरान एज वेल, क्योंकि ये ईरान का भी एक इम्तिहान ही समझे। ईरानी क़यादत को भी दुनिया को यकीन दिलाना होगा कि वो अमन में संजीदा हैं और अपने अवाम की भलाई में भी बड़े सीरियस हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। तो क्या इक़दामात नज़र आने चाहिए ईरान की तरफ से ताकि उनकी अवाम को भी एश्योरिटी मिले और दुनिया भी देखे कि वाकई दे मीन बिजनेस? जी यकीनन ईरान के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान है और इम्तिहान रहेगा। एक तो इसलिए रहेगा कि इजराइल जो है वो यकीनन कोशिशें करेगा, चाहे वो अगर खुल के नहीं करेगा तो छुपा के करेगा, चाहे वो फॉल्स फ्लैग हो, चाहे वो अफवाहबाजी से हो, चाहे वो पब्लिक प्रेशर से हो, चाहे वो अपने प्रॉक्सी जो उनके अमेरिका में मौजूद हैं उनसे हो, जो भी हो वो करेगा। दूसरा ये कि ईरान जो है उसको ना सिर्फ अमेरिका और ना सिर्फ बल्कि बहुत सी दुनिया जो है उसकी बहुत सी तशवीश है, बहुत सारी तशवीशें ऐसी हैं जो वो ईरान पर रखते हैं कि क्या ये सीरियस हैं, क्या ये डिपेंडेबल हैं। तो ईरान को ये दिखाना होगा। उनका स्टेचर यकीनन चेंज हुआ है इस जंग में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ प्रूव करना है अगर आपने यूरोप को साथ लाना है। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमसाये में हुआ है, जो अगर गल्फ ममालिक के साथ हुआ है तो वो तो नहीं भूल के जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है जो देखा है वो अनदेखा हो जाएगा। तो वहाँ भी बहुत से वूंड्स हैं। वो जो मिसाइल जब जाते हैं या ड्रोन जब जाते हैं उससे जो भी नुकसान हुआ, उससे जो भी चेंजेस हुई, उनका कोई ना कोई किसी न किसी की मरहम पट्टी होनी होगी ना। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स इंटरनेशनली, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान का सबसे बड़ा चैलेंज डोमेस्टिक है कि जंग में जो बहुत सारी चीज़ें तो अभी हमें नहीं पता, जब ये खुलेगा तो पता लगेगा कि जो ये पता है कि तबाही हुई, ये पता है कि लीडरशिप रिमूव हुई, ये पता है कि आपके सिविलियन इलाकों में भी हुआ, तो उसकी कीमत क्या है। जंग से पहले ऑलरेडी जो ईरान के अवाम थे वो इकोनॉमिक मसाइल में थे, वो सड़कों पे थे। शायद इस लेवल पे नहीं थे कि हुकूमत गिरा दी, लेकिन इस लेवल पे ज़रूर थे कि उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो रही थी। जंग में वो यकजा हो गए, क्योंकि जंग में हमेशा यकजा हो जाते हैं। अब जब खत्म होगी तो वो आटे दाल का भाव पूछेंगे, वो उनको अपनी जिंदगी वापस बनानी होगी।
दैट इज वाई वो जो पैसे का फ्लो है ना, जो रेपरेशन है, वो इसलिए ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि उसके बगैर ईरान अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी को भी नहीं संभाल सकेगा। सो अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं, बहुत से दरिया बाकी हैं, ईरान के लिए भी और हर दूसरे फरीक के लिए भी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो इस वक्त लम्हा ब लम्हा जो है एक टेस्ट हो रहा है उनकी अपनी सियासत का, उनके अपने मुल्क में। इसी तरह जो नेतन्याहू के लिए लम्हा ब लम्हा टेस्ट हो रहा है उनकी अपनी सियासत का अपने मुल्क में, और ईरान के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है कि लम्हा ब लम्हा उनका एक इम्तिहान है अपने मुल्क में, अपने लोगों के साथ। Thank you, Dr. Saab. Thank you for your time. Ayaz Akbar has joined us from Switzerland, all the way from Switzerland. Ayaz, कैसे हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? कहाँ हैं? यहीं से शुरू करें. छोड़ें बाकी बातें बाद में करते हैं. मौसम बता दें, मतलब क्या माहौल है? गुड मॉर्निंग। स्विट्जरलैंड ज्यूरिख से, ज्यूरिख के पास एक छोटा सा टाउन है लूजन, जहाँ पर ये सारा माहौल जो है थोड़ा सा और आगे एक बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट है पहाड़ी के ऊपर, बहुत खूबसूरत सा। और तो हमें करीब जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन बहुत खूबसूरत है मौसम। हमारा थोड़े से दिन को गर्मी थी जब कल हमने यहाँ लैंड किया, बट सुबह भी प्लेजेंट है और शाम को भी इवनिंग के बाद प्लेजेंट हो जाता है। लेकिन दोपहर को काफ़ी गर्मी थी, यानी बड़ा हीटिंग था जैसे कि नॉर्मली ज़्यादा होता है। लेकिन क्योंकि इतना साफ सुथरा है यहाँ पर, आपको मालूम है कि यहाँ की आबोहवा बड़ी खूबसूरत है, बड़ी ग्रीनरी है, तो ज़्यादा पुरसुकून है और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा यार, अभी तक रोड के ऊपर विल कम टू द पॉइंट। पहले तो हम ये प्रोटेस्ट यहाँ एक लॉन्च कर दें कि आप एक काम से गए थे, लेकिन आपकी तो वेकेशन ही बन गई, क्योंकि जो काम होना था वो तो अब उस हवाले से ये बताया जा रहा है। और ये तो स्विस जो है उनकी फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि वो जो मीटिंग होनी थी, वो प्रोग्राम जो था, वो सब कुछ तो खत्म हो गया। क्या बैकग्राउंड है, क्यों खत्म हो गया? हुमा देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं। पहले ये जिनेवा के अंदर ये कहा गया कि जिनेवा में होगा, फिर उसकी लोकेशन ढूंढ रहे थे। ये जो लोकेशन है डिस्क्राइब की है बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट, ये बिल्कुल आइसोलेटेड जगह है, इसकी पास झील है और उसके बाद पहाड़ है, तो एक्सेस उसको प्रोटेक्ट करना बड़ा इजी था। उसको उस जगह का इंतखाब किया गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया। स्विस गवर्नमेंट से 200 से ज्यादा आर्मी और पुलिस पर्सनल लिए गए, उसको प्रोटेक्ट करके कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। तमाम चीजें सेट थी, लेकिन जो इसके अंदर बुध को डेवलपमेंट हुई थी हुमा के, जो इलेक्ट्रॉनिकली जो इस 14 नकाती जो MOU के ऊपर दस्तखत इलेक्ट्रॉनिकली हो गए, और वो भी हुए प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर, यानी वहां से मसूद पज़ेश्कियान ने साइन किए ईरान से और यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप, तो ये एपेक्स लेवल था, इससे बड़ा लेवल तो था नहीं। तो ये सेरेमनी में जो यहाँ पर होनी थी, यानी आज होनी थी शाम को इसी जगह पे जो मैं आपको जगह बताई है, वो उसमें जो है वो कालिबाफ ने आना था और बाकर कालिबाफ ने ईरान की रिप्रेजेंटेशन करनी थी और अमेरिका की JD वैंस ने करनी थी। तो ये एक नीचे लेवल के ऊपर, यानी उनकी नीचे लेवल के ऊपर, प्रेसिडेंट से नीचे लेवल के ऊपर तमाम साइनिंग सेरेमनी थी। तो उसके अंदर जो हम सालिस थे, शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। कल हमें ये मालूम हुआ तकरीबन 1 बजे उन्होंने वहां से निकलना था, फिर अचानक उनका जो आना था मौखर हुआ। इसी दौरान गुफ्तगू चलती रही कि क्या अब इस तकरीब की जरूरत है या नहीं है। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो एक साइनिंग सेरेमनी थी कि जो हो गई, तो अब आगे क्या था, फिर उसके बाद टेक्निकल मुज़ाकरात शुरू होने थे, डिस्कशन शुरू होनी थी, डायलॉग शुरू होने थे, जो कि मजीद जो 14 नकाती एजेंडा है या 14 नकाती जो MOU के पॉइंट्स है, उसको कैसे लेके चलना है पॉइंट बाय पॉइंट, वो तमाम चीजें डिस्कस होनी थी। उसमें भी थोड़ा सा बीच में डिले आया और हमारे पास सोर्स ने हमें ये कहा कि जो टेक्निकल मुज़ाकरात है वो अभी इस स्टेज पे भी एकदम शुरू नहीं हो सकते, जो कि जिन मकासद के लिए ये MOU साइन हुआ था, जिसमें अपने हरमस का खुला था, सीज फायर था, ये सीज फायर तो ऑलरेडी था, लेकिन एक मुकम्मल सीज फायर, एक फजा सी बनानी थी पूरी दुनिया के लिए, ताकि वो चीजें जो एक थोड़ा सा एक इबाम था कि पता नहीं ऐसा ना हो फिर एकदम ये काम शुरू हो जाए, तो उसमें क्लैरिटी लानी थी। तो सबसे पहले तो अपने हरमस, ताकि उस रीजन के अंदर जो तेल की फरावानी है, ईंधन की फरावानी है, वो बड़ा इजीली वो तमाम चीजें हों, ताकि वहाँ के लोगों को लिए भी थोड़ा सुकून हो, और जो बिजनेस कर रहे हैं लोग उनको भी जो अयाज एक्चुअली ये जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना, वो यही था। साइन वगैरह तो पूरी दुनिया ने देख लिए, सिग्नेचर्स भी हो गए, उस पर बात भी हो गई, दैट इज डन। लेकिन नेचुरली उसके बाद टेक्निकल डिस्कशन, वो 60 दिन हैं, उस पर इतने नुकात हैं, उस पर बातचीत करना, हमें तो उसकी डिटेल तय होनी है। मतलब वो अब मरहला जो है वो थोड़ा सा मजीद आगे चला गया, बिकॉज वी वर थिंकिंग कि यहाँ की मुलाकात पे वो बातचीत का आगाज हो जाएगा, लेकिन अब नहीं लग रहा। आगे की कोई डेट शेट पे बात हो रही है या कोई मंडे, या फिर वेन्यू क्या होगा, क्या यही मुलाकात होगी, कहाँ होगी, या अभी उस पे बात ही नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली बात होती रहेगी? क्योंकि ये लग रहा है ना कि इसी पे खुश हो गए कि जी हमने साइन कर, हमने अंगूठा लगा दिया बस।
देखिए इसमें 2-3 चीजें जो मजीद हमने यहाँ लोगों से बात की, क्योंकि यहाँ पर ना अब्दुल्ला हुमा यहाँ पे मिशंस तो आए हुए थे, ईरान का मिशन भी मौजूद था, एडवांस पार्टी जिसको आप कहते हैं, यूएस का भी, हमारा भी आमना बलोच साहबा जो फॉरेन ऑफिस को रिप्रेजेंट करती, सेक्रेटरी फॉरेन, वो भी यहाँ अपनी टीम के साथ मौजूद थी, तो तमाम चीजें तो मौजूद थी। अब इशू इसके अंदर ये आया कि थोड़ा सा ईरान ने कहा कि ये साइन भी हो गए, अब जो चीजें लेके चल रही है उसमें ईरान को भी थोड़े एक्शंस चाहिए, यानी उसके अंदर जो ईरान को कंपनसेट करने के हवाले से बातें हो रही थी, जिसके अंदर उनका वो जो उनके फ्रीज एसेट्स हैं उनको रिलीज करना, या साथ साथ जो मेन चीज जो थी वो $300 बिलियन की जो उनको मिलनी है, जो उसको दोबारा से तमाम चीजों को बहबूद के लिए जो है तमाम चीजों को लेके चलना था, तो वो चीजें अभी उसके अंदर थोड़ा सा इबाम है। देखिए ना, आज भी स्टेटमेंट आई कि जी अभी वो इतनी जल्दी हम पैसे नहीं दे सकते, तो ईरान को भी एक्शंस चाहिए। वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है कि साइन तो हो गए, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से ईरान देख रहा है कि किस किस्म के एक्शंस जो पॉइंट्स है, हमने तो एक्शन कर दिया, हमने हरमज हमने भी खोल दिया, वो भी पीछे चले गए, लेकिन अब आगे क्या चलना है, इस हवाले से अब फिर पाकिस्तान की बारी आई है। अब इस पूरे स्टेज के अंदर हमारी गवर्नमेंट का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे फील्ड मार्शल का बड़ा एक्टिव किरदार रहा है, इवन हमारे वजीर दाखिला का। तो अब टेक्निकल मुज़ाकरात कब शुरू होते हैं, इसके हवाले से अभी तक कुछ चीज सामने नजर नहीं आ रही, और मुस्तकबिल करीब में एकदम कल परसों भी नजर नहीं आ रहे, तो मुज़ाकरात कहाँ होंगे, अभी तक इस चीज का तय नहीं हुआ। ये तो क्या डेलीगेशन यहीं रहेंगे तब तक, या फिर वापस चले जाएंगे? इनकी वापसी की कोई अनाउंसमेंट हुई है कि हाँ जी अब डेलीगेशंस वापस जा रहे हैं? जी अब्दुल्ला, कल जब मैं वहां पहुंचा तो हमें करीब नहीं जाने दिया, तो डेलीगेशन वापस जाना शुरू हो चुके थे। अच्छा। जो वहां पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट वो खत्म हो चुकी थी, वहां से पाकिस्तानी मिशन भी आज तक, तो वहां से लोग, ये बेसिकली इसलिए इस जगह का इंतखाब किया गया था क्योंकि बहुत हाई लेवल लोग आ रहे थे, प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक्सपेक्टेड था कि वो भी आ सकते हैं, इसलिए, और इसके अलावा वैसे भी आपको पता है कि बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, तो इसलिए इस जगह का इंतखाब इसलिए किया गया था कि यहाँ पर इजीली तमाम चीजें हो सके, उनको स्टे भी वहाँ दिया गया। ठीक है, अयाज डेलीगेशन तो चले गए, लेकिन अब अगर आप गए हैं तो आप जरा घूम फिर के आइएगा, बाकी शहर नहीं लिया होगा वापस आ। नहीं, मेरा ख्याल है कि आप कल ही तो गए हैं, 4 दिन आप इस आबो हवा में रह कर आए। So thank you for being with us. Enjoy yourself. All right. Okay, come back to us. और कल परसों से, मतलब जब से ये बात सामने आई है और हमने बड़ी डिटेल में बात की है, चकवाल में सीसीडी की फायरिंग से जाँ बहक होने वाली 9 साला हानिया अहमद से मुतालिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई, और ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत भी बज़ाहिर पुलिस रिपोर्ट ही का इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये मामला दबता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, और होना भी नहीं चाहिए, दबना भी नहीं चाहिए। दिस नीड्स सिविल सोसाइटी बज़ाहिर पुलिस के अपनी ही एहलकार के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी और FIA से तफ्तीश कराने के लिए आइनी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर की गई है। अदालत ने IG पंजाब, RPO और रावलपिंडी और DPO चकवाल को नोटिस जारी करते हुए आज जुमे तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चकवाल सानहा सिर्फ एक ख़ानदान का नहीं बल्कि शहरियों के बुनियादी हुकूक का मामला है। और ये दिस नॉट द फर्स्ट टाइम ऑल्सो, मतलब सिर्फ चकवाल की बात नहीं हो रही, ऑल ओवर द कंट्री, मतलब ये हुआ है पहले भी, और हम हमेशा यही उम्मीद और तवक्को करते हैं कि अब कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे आ जाएंगे कि ये नहीं होगा, बट इट कीप्स हैपनिंग। इससे रियासती इदारों के इख्तियारात के इस्तेमाल पर संगीन सवालात उठे हैं। कल IG पंजाब अब्दुल करीम और एडिशनल IG सुहेल ज़फ़र चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IG पंजाब ने यकीन दहानी कराई कि चकवाल का वाक़या, इसकी शफाफ तहकीकात की जा रही हैं। CCD के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्टा का कहना था कि ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत की तरफ से भी ये मामला उठाया गया, मुतासरीन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सुने को ये यकीन दिलाता हूँ कि ये तफ्तीश किसी को बचाने के लिए नहीं होगी, ये तफ्तीश सच तक पहुँचने के लिए होगी। इसमें जो एविडेंस इकट्ठी की जाएगी उसी की बेस पे इसका फैसला होगा। CCD is acting in a very neutral way. The family of the victim has trust and faith in CCD, and I am sure we will uphold their trust and we will come up to their expectations. Not only justice will be done, it will be seemed to be done. और आपको बताएं कि IG पंजाब से मीडिया ने जब इंक्वायरी से मुतालिक तफसीलात जानने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहकर मालूमात जो हैं देने से इनकार किया कि वो ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो तहकीकात पर असरअंदाज हो। और जब CCD के मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों की बात हुई तो उनका कहना था कि पिछले 2 महीने में पुलिस मुकाबलों में 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। तो ये उन्होंने आगे जवाब दिया। ही डिड एडमिट तो कि ब्लंडर हुआ है
और ट्रेनिंग की भी बात की, जो पुलिस एहलकार थे उनकी परहैप्स ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं थी। अहमद फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, अहमद फराज ने इनसे सवाल भी किया था कि 302 की दफात को फिर कत्ल बिल खता में तब्दील कर तो नहीं दिया जाएगा, और फिर प्रॉब्ली SHO को भी नामजद नहीं किया गया। हम इस बारे में अहमद से भी पूछेंगे कि IG साहब ने इसका क्या जवाब दिया, व्हाट वाज हिज रिस्पांस। सो सर्टनली अहमद फराज इज ही विद अस, इज ही नॉट विद अस? अहमद फराज ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हम अपनी टीम से पूछ रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर में ही हम पूछ रहे हैं। और आपको पता है कि उस दिन उमर आदिल भी आए थे, अमल के वालिद, और इन्होंने कितनी इसमें भी बातचीत की, केस चलाया, लॉज बदलवाए। लेकिन सबसे अफसोस की बात ये होती है कि कुछ साल गुजर जाते हैं तो बात सारी रिडंडेंट हो जाती है और भूल जाते हैं लोग कि एक्चुअली कितना एक अज़म किया था उस वक्त, ये दोबारा नहीं होने देंगे, बट देन इट कीप्स हैपनिंग वहाँ भी अगेन। एग्जैक्टली यही हुआ था। अमल का जो वाक़या था कि डाकू वहाँ लूट मार कर रहे थे यहाँ कुरंगी में, और पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, और अमल पुलिस की अंधी गोली लगने से शहीद हुई थी। और वो पुलिस की भी वो जो वेपन्स हैं ना, उस पर भी बहुत बात हुई थी कि मतलब मिलिट्री ग्रेड वेपन्स यूज़ कर रहे हैं जो कि आर पार आपको कर दें, मतलब गाड़ियों को आर पार आप कर दें। उनका यूजेज किसी और चीज़ के लिए है। और जिस तरह उमर आदिल उस दिन हमें बता भी रहे थे कि उसके बाद फिर वो लॉ आया, वो वेपन्स वगैरह दोबारा से, कि वो पूरा एक डिसाइड हुआ कि ये वेपन्स नहीं यूज़ होंगे, बट बात वापस आ गई बिकॉज दे से कि ऑब्वियसली हमें जब लॉ एंड ऑर्डर रखना होता है तो वी नीड दिस काइंड ऑफ मशीनरी एज वेल। वो एक केस था, उसके बाद एक दो और केसेस हुए, लेटेस्ट बीइंग इन चकवाल। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। और ये सिर्फ रेप्रिमाइंड करने से या फिर कोई एक आप JIT बिठा दें और आपने इन्वेस्टिगेशन कर दी, 2-4 लोग जो मुलविस होंगे उनको निकाल दिया, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज थिंग्स। माइंडसेट्स नीड टू चेंज, तरीक़ेकार जो है, SOPs जो हैं, दे नीड टू चेंज एज वेल। अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। कल IG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इसी पे ज़रा बात करते हैं अहमद फराज से। अहमद बताइएगा, ठीक है, ये तो जुमले हैं ना जो हम हर दफ़ा हर वाक़े के बाद सुनते हैं, तहकीकात होंगी, इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा, हम गहरी नज़र रख रहे हैं इस मामले पर, लेकिन एक्चुअल इस वक्त पोजीशन क्या है? किस किस को नामजद किया गया है FIR में? और जो शक आपने पहले जाहिर किया था कि 302 को कहीं तब्दील ना कर दिया जाए कत्ल बिल खता की दफात के तहत, उसमें आपने सवाल भी पूछा, क्या जवाब मिला आपको? देखिए, उन्होंने इसका जो है ना वो बिल्कुल गोलमोल जवाब दिया है। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यही सवाल मैंने किया था कि देखिए, ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, मुकदमे में उससे जो कांस्टेबल था जिसकी फायरिंग से ये बच्ची शहीद हुई है, शुजात उसका नाम है, उसको तो उन्होंने FIR में डाला ही नहीं है। ये बाई नेम तो FIR है ही नहीं, ये तो एक वाकये की FIR दर्ज की गई है। जो डकैती हुई, उसके वालिद जो थे अदील, ये उनकी स्टेटमेंट जो थी, जो डाकू आए, जो उन्होंने फायरिंग की, जो उन्होंने लूट मार की, ये सिंपल 392 का एक मुकदमा, 394 का उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और फिर 302 में उन्होंने लगाई है। लेकिन इस पूरी FIR में मैंने उसका एक एक लफ्ज पढ़ा है, इसमें कांस्टेबल का जरा नाम नहीं है। जब मैंने ये सवाल किया IG पंजाब से और एडिशनल IG सुहेल जफर चट्टा से, तो उन्होंने ये कहा कि जी ये उनके वालिद ने जो हमें स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट पर हमने ये मुकदमा दर्ज किया है। जबकि देखिए, होना ये चाहिए था, जब ये वाकया हुआ, बच्ची अस्पताल जा चुकी थी, जब वो अस्पताल गई थी, इनको इतनी जल्दी क्या थी FIR देने की? जब तक उसके वालिदैन की जानिब से या उसके वुरसा की जानिब से मुकम्मल उनका जो बयान था, उसका जो बच्ची का जो उसको गोलियां लगी थी, उसको 9 गोलियां लगी है, उसके बाद इनको ये तो चाहिए था कि ये मुकदमा दर्ज करते। और ये सामने ये वाजे भी हो चुका था, क्योंकि ये CCD का जो थाना है और ये जहां ये वाकया पेश है, वहां पर उसी के इन-लॉज का घर था और ये उसी गली, यानी कि ये थाने की बैक साइड पर ये वाकया हुआ है। और ये सबको यहाँ था कि ये जो वाकया हुआ है, ये CCD के एहलकार की फायरिंग से ही ये बच्ची जो है उसकी शहादत हुई है। तो उनको जितनी जल्दी क्या थी, लेकिन चकवाल पुलिस ने इस पर बहुत जल्दी की, अपनी एफिशिएंसी दिखाई और उसमें 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया। अब होगा क्या, उन्होंने 302 का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। अब इनका ये कहना है कि उन्होंने जो अदील है उसका एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, यानी कि जिसको ततीमा बयान कहते हैं पुलिस लैंग्वेज में, उसमें उन्होंने उसको नामजद कर लिया। इसकी तो हुक्कत नहीं होती। देखिए, नहीं तो क्या जब FIR होती है, ये हमें जरा समझा दें अहमद फराज, ये ऑल्सो फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, कि अगर न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई है और FIR ऑलरेडी कट चुकी है तो उसमें कोई एडिशन नहीं हो सकती। आप ये एक पर्चे की बात कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा होता है, नहीं, ओरिजिनल FIR को तब्दील किया जा सकता है, उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, क्योंकि अब फोरेंसिक हुआ, उस शुजात का नाम आया, एग्जैक्टली किसकी बंदूक से गोली निकली जिससे बच्ची जो है वो हलाक हुई, तो ये ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता?
ये ऐड तो हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये इन्होंने बहुत जल्दबाजी की है। ये तो कह रहे हैं कि जी हमने उसका नाम एफआईआर में डाल दिया, तो ये एफआईआर में नहीं, एक ततीमा बयान जिसे जिमनी कहते हैं, तो एफआईआर में क्यों नहीं डाला? कहते हैं ये इन्होंने जल्दबाजी की है, इस पे नजर आ रही है इनकी मैलाफाइडी, उसको बचाने की कोशिश करेंगे और यही 302 है, ये 318 319 में चली जाएगी, जिसका उसको फायदा होगा क्योंकि उसने जो वेपन यूज किया है वो सरकारी वेपन है। और सरकारी वेपन ये जो कहेंगे जी हमें कानून इख्तियार देता है कि हम 99 और सेक्शन 100 के तहत जब ये वारदात हो रही हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत फायरिंग करे, जब ये बहस होगी अदालत में जाकर तो ऑटोमेटिकली 302 हज़फ हो जाएगी और 318 319 जब आजाद हो जाएगी तो उसकी बेल हो जाएगी। और ये जो 319 है इसमें सजा क्या है? देखिए ये भी इसके बारे में भी कानून ये कहता है कि आप अगर दियत दे देंगे तो आप बरी हैं, अगर दियत नहीं दे सकते तो 5 साल की आपको कैद होगी, लेकिन उसको 5 साल किससे रहने देना अंदर। नंबर 2, देखिए ये जिस तरह ये कहते हैं कि सिर्फ एक अहलकार ने फायरिंग की है और जब उसने डकैती होते देखी है तो वो अंदर थाने में गया है। देखिए मुझे ये बताइए उसने ठेका लिया हुआ पूरे पाकिस्तान का, वो अकेला अंदर से कैसे आ सकता है? कम से कम 2-3 अहलकार अंदर से आए होंगे, ये सब ने फायरिंग की है, ये उन्होंने सबको बचाने की कोशिश की है। इन्होंने सिर्फ कार्रवाई पूरी करने के लिए सिर्फ एक अहलकार को उस मुकदमे में उसके ततीमे बयान में शामिल कर लिया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बच्ची की वो और जो गाड़ी की हालत है उससे यही जाहिर होता है कि एक से ज्यादा अफराद की फायरिंग की जद में आई है ये गाड़ी। अच्छा ये बताइएगा, क्या ये सवाल भी किया गया और क्या बताया गया कि जब सीसीटीवी कैमरे नस्ब हैं, सेफ सिटी का पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है चकवाल शहर में और ये डाकू गुज़श्ता 4 घंटे से मुख्तलिफ मकामात पर वारदातें कर रहे थे, कोई 15 पे कॉल नहीं चली, कोई पुलिस हरकत में आई, मतलब वो उसने अपने सामने मुशाहिदा कर लिया एक वारदात हो रही है तो वो बाहर आ गया पिस्तौल लेके, उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, मगर इससे पहले की जो गफलत थी उसके लिए कौन जवाबदेह है? और दूसरा ये कि ये जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात होती है, सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब भी वहाँ मौजूद थे, ज़ाहिर सवालात तो पहले भी उठ रहे थे लेकिन अब उन सवालों की तादाद भी बढ़ गई है और उनको जवाबदेही भी जाहिर है करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने दूसरा, मैं जिस तरह आपने बात की है सेफ सिटी के कैमरों की, तो देखिए ये सेफ सिटी जो कैमरे हैं उनको ज्यादा जो इंस्टॉल किया गया है वो शहर में जो सड़कें मेन जो शाहराई होती है वहां पे होती है, अंदर गलियों में या अंदर मोहल्लों में तो सेफ सिटी कैमरों का कोई वजूद नहीं होता। ये जो वाकया पेश आया ये बिल्कुल एक जो बैक साइड थी थाने की, ये वहां पे पेश आया। जहां तक आपका दूसरा क्वेश्चन है तो देखिए इसमें सबसे अहम चीज ये है कि जो गोलियां लगी हैं या जो बच्ची को गोलियां लगी हैं उसमें जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जो डाकू पे उन्होंने डाली है, क्या डाकू जो थे उनका जो वेपन है उनसे ये गोलियां मैच हुई हैं? क्योंकि इनका ये कहना है कि दोनों डाकू मारे गए, ये साबित कैसे करेंगे कि वही वेपन है? देखे उन्होंने वेपन चेंज तो नहीं किया होगा ना, अगर वो मुसलसल वारदातें कर रहे थे और 2-3 वारदातें उन्होंने उस दिन की और दूसरे दिन भी वो मारे गए, क्या उन्होंने वही वेपन इस्तेमाल किया होगा? ये बहुत ज्यादा लो पूल्स हैं इस मुकदमे में, ये कहीं ना कहीं जाके जो मुझे लग रहा है इसका फायदा जो है ना, जिस तरह कहती है ना अदालत, एंड में कहीं शक का फायदा देके मुल्जिम को बरी कर दिया। तो ये जो है मुल्जिम एहलकार शुजात जिसका नाम बताया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको भी शक का फायदा देके। आपको क्या लग रहा है अहमद फराज, ये शुजात जो है, शुजात क्या स्केप कोट है? हमने मान लिया कि शुजात की ही बंदूक से गोली निकली और बच्ची जो है वो मर गई। आप हमें ये बताएं कि जब इतने ज्यादा लोग वो सीसीडी के ऑफिस से निकले थे, बाकियों को बचाया जा रहा है, सिर्फ एक का नाम क्यों आ रहा है जब क्लियरली और भी लोग थे? और इनका अफसर कौन था? इनके ये खुद अफसर था, मतलब ये जब निकलते होंगे, किसी का सबऑर्डिनेट था, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस? और वैसे भी कोई प्रोटोकॉल तो होता होगा ना कि जब ये किसी कार्रवाई के लिए निकल रहे हैं, कहीं लिखत पढ़त तो होती होगी, किसी सुपरवाइजर को कॉल जाती होगी, या फिर ये लिटरली नीजर पे ही निकल आए सारे, एक ने चीख मारी के बाहर ये हो रहा है, सारे भागो बाहर, मतलब ये तो मोहल्लेदारी टाइप हो गई। ये लग नहीं रहा कि यहाँ कोई प्रॉपर सिस्टम प्रोफेशनल काम है। हाँ। ये जो देखिए ये जो वाकया पेश आया ना, ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे पेश आया, जहाँ पर वो अपने लॉज के घर आया था और जहाँ पे ये थाना है वो थाने ही से निकला है। वहां पर कोई ऐसा जरूरत पेश नहीं आई कि उसको वो कॉल करनी पड़ती या वो गाड़ी पे जाके दफरी लेके आते। ये तो वो जब अंदर से वेपन लेके आया या उसने अंदर से वेपन लिया है या बाहर जो एक गार्ड खड़ा होता है या उसने वेपन उससे छीना है। लेकिन ये सवाल है ना, देखे ना, वो
ये भी है कि गाड़ी पे जो गोलियां लगी है वो सिर्फ एक वेपन की नहीं है, वो कई उसमें वेपन यूज हुए हैं। AK-47 भी है, या उन्होंने जो अपने पास एक वेपन रखा होता है वो भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं इनको बचाया जा रहा है। ये वो अकेला एहलकार नहीं था, उसके पास 7, 3, 4 और लोग भी मौजूद थे। देखे, मैं इस वक्त दफ्तर में बैठा हूँ, अगर मेरे किसी कुलीग के नीचे लड़ाई हो जाती है तो क्या मैं अकेला जाऊंगा नीचे? पूरा दफ्तर नीचे उतर जाएगा। तो ये पुलिस है, वहां पे एक डकैती। हाँ, लेकिन वो तो अगर आपकी लड़ाई हो तो दफ्तर उतर जाएगा ना, या उनकी लड़ाई थोड़ी थी। उन्होंने बाहर देखा कि ये सारी वारदात हो रही है, मतलब हमें भी अगर नीचे उतरना हो और हम देखें कि कुछ हो रहा है और हमें अपने कैमरे लेके नीचे जाने हो, तो हमारे सुपरवाइजर्स को तो पता होगा, कोई तो ऑथराइज करेगा ना कि यस गो नाउ। मतलब इस तरह अफसर जो होता है, मतलब ऐसे कैसे अपनी मर्जी में हम सारे निकल जाएं। जी दोस्त, शुजात की क्या डेजिग्नेशन, ये क्या ओहदा है इसका? ये वहां पे कांस्टेबल है सीसीडी में, और ये जब 30 मार्च 2025 को जब CIA को नाम तब्दील करके जब CCD किया गया था, तो ये तब वहां पे ये ट्रांसफर हुआ था। और पिछले 1 साल से ये रावलपिंडी डिवीजन में ये काम कर रहा था, और इसकी जो ड्यूटी थी वो चकवाल सिटी पुलिस स्टेशन जो CCD का, ये वहां पे काम कर रहा था। और इसी की वजह से इसका ये कहना है कि ये जब डकैती हो रही थी तो मैं बाहर अच्छा, इंक्वायरी का बताते हैं, क्या बताया इंक्वायरी? वो जाहिर है खुद ही अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं, या वो जो अदालत में भी अब तो दरखास्त दायर कर दी गई है कि इस वाक़े की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए, इस ज़मीन में खुद पुलिस ने कोई इक़दाम उठाने का फैसला किया है? अभी कोई जुडिशियल इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, लेकिन जो कल IG पंजाब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा था कि इसमें एक जिट बना दी गई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और जिसमें पिंडी पुलिस है और CCD के पुलिस अफसरान जो है इसमें शामिल हैं, और वे तमाम मिलकर इस तमाम जो वाक़या है उसकी वो तफ्तीश करेंगे, और हक़ाइक़ की जो रिपोर्ट है वो जिट को देंगे, और फिर आखिर में वो वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश की जाएगी। कोई जुडिशियल इंक्वायरी इसकी नहीं हो रही, एक इंटरनल इंक्वायरी भी इसकी हो रही है। ठीक है जी, शुक्रिया आपका। Got it, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, ओके। अच्छा, ये आपको बताना है कि इटली से बाजियाब 7 पाकिस्तानी नवादरात वतन वापस पहुंचा दिए गए हैं, आर्टिफैक्ट्स। और पाकिस्तानी सिफारतखाना रोम के मुताबिक नवादरात अप्रैल 2025 में पाकिस्तान के कौंसल खाने मिलान के सुपुर्द किए गए, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज़ाहिर कुछ चीज़ें लग रही हैं। लेके कौन गया था? स्मगल हुए होंगे, चोरी हुए होंगे और फिर स्मगल हुए होंगे। अक्टूबर 2025 में भी इटली ने 90 पाकिस्तानी तारीख़ी नवादरात वापस किए थे। 90 तारीख़ी नवादरात 2007 में इटली में एक इदारे में ज़ब्त किए गए थे। सफ़ीर अली जावेद के मुताबिक पाकिस्तान और इटली आसार कदीमा की तहकीक, सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़, पेशा वाराना तरबियत में ताउन बढ़ा रहे हैं। कितने कोई स्टनिंग पीसेस हैं, they are so stunning. The detail. I'm just wondering how they got there and who took them, and do they sell them? ये बिकते ही होंगे। जाहिर है तभी खरीदे किसने जब आपको पता है कि ये चोरी है? जी, माहौलियाती तब्दीली एक ऐसी हकीकत है जिससे अब इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब अचानक से मौसमों की तब्दीली, झीलों का फटना, पर्टिकुलरली जो ग्लेशियरियाई क्या होती है, ग्लेशियर्स से जो, तो ग्लेशियरियाई क्या था? बस ग्लेशियर्स ही होता है। You were trying to make an Urdu out of it. No, I'm sorry, you can't twist it like that. तो बात वैसे आप सही कर रहे थे, तो ये माहौलियाती तब्दीलियों के ना दुनिया पर बड़े बुरे, बल्कि हम कहेंगे कि असरात जो हैं वो हो रहे हैं। और स्पार्को ने अपने ताज़ा सैटेलाइट इमेजेस की मदद से खबरदार किया है कि दर्जनों ग्लेशियर्स जो हैं, ग्लेशियर झीलें, वो फटने, ओके फाइन, विल एक्सेप्ट दैट, वो फटने का खदशा है। अब्दुल्ला, बात बड़ी सीरियस हो रही है, जिससे गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर बालाई इलाकों को सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। और स्पार्को ने अपना नया तज्जिया जो है वो NDMA, PDMA और गिलगित बल्तिस्तान हुकाम के साथ शेयर कर लिया है। इन तस्वीर में ऐसे इलाकों की निशानदही की गई है जो ग्लेशियाई झीलें पिघलने से मुतासर हो सकते हैं, और फिर फ्लैश फ्लड्स होते हैं, आपको पता है। इससे पहले और बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं फिर साथ में। इससे पहले PDMA खैबर पख्तूनख्वा भी 2 जून को बालाई अजला, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान वगैरह में ग्लेशियाई झीलों के फटने के बायस फ्लैश फ्लड्स का अलर्ट जारी कर चुका है। ज़िले इंतज़ामिया को हंगामी इक़दामात और पेशगी तैयारी यकीनी बनाने, मुतल्लिका इदारों को हसास इलाकों में निगरानी बढ़ाने
और बर वक्त वार्निंग सिस्टम्स फाल रखने की भी हिदायत की गई है। गॉट इट। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम एक सैटेलाइट इमेज भी दिखा रहे थे, हम चाहेंगे कि आप ज़रा हमें एक्सप्लेन कर सकें कि हम किस तरह ये प्रिडिक्ट और फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये होने वाला है। ऑफ कोर्स हम अपने पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो पता चल ही जाता है, बट इससे तो बड़ा क्लियर कट पॉइंट आउट कर दिया गया है कि ये होगा। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है जो सपार्को ने अभी एफर्ट्स पुट की हैं इसमें ग्लेशियल लेक्स को आइडेंटिफाई करने में। 2013 में भी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक इन्वेंट्री बनाई थी ग्लेशियर्स की, जिसके मुताबिक 3044 ग्लेशियल लेक्स मौजूद थी और उनमें से 36 को डिक्लेयर किया गया था कि 2000 डेंजरस लेक्स और वो फट सकती है। तो अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, बड़ी अच्छी बात है कि खतरात को पहले से देख लिया जाए। अगरचे रिमोट सेंसिंग के थ्रू इसको किया गया है और रिमोट सेंसिंग जो है उससे उसकी थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये हैं कि एक तो जो झीलें होती हैं सुप्रा ग्लेशियल या बीनीथ द ग्लेशियर जो झीलें होती हैं वो रिमोट सेंसिंग से आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने डिटेक्ट की हैं जो सरफेस पे नजर आ रही हैं। और ग्लेशियर जो ग्लॉफ होते हैं, ग्लॉफ आमतौर पे उन झीलों से भी होते हैं जो कि ग्लेशियर के अंदर पाई जाती हैं। बड़े बड़े मैस ऑफ वाटर पिघले हुए वो ग्लेशियर के बॉडी के अंदर होते हैं जो कि फटते हैं तो फिर आगे तबाही फैलाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन रियल मॉनिटरिंग के लिए जैसे कि 5 जून 2026 को हमने अपने ग्राउंड सेंसर्स की मदद से हमने डिटेक्ट किया एक ग्लॉफ का इवेंट इन हिस्पर होपर वैली, और हिस्पर ग्लेशियर से वो आउटबर्स्ट हुआ था और टाइमली हमने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने एक्नॉलेज भी किया। तो उससे काफ़ी सारे नुकसान की बचत हो गई, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। ग्लेशियाई झील कोई फटती है तो क्या होता है, उसका इफेक्ट हम जानना चाहते हैं। उसके नतीजे में फ्लड्स आते हैं, एक पानी का बड़ा सा रेला आके गुजर जाता है, साथ में बोल्डर्स, क्या होता है अगर आबादी तक पहुंच जाए पानी? हम समझना चाहते हैं ये फिनोमेना आपसे। जी, ग्लेशियल लेक्स जो होती हैं उसका जो डैमिंग मटेरियल होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्टेबल है या नहीं है। तो जब जो ड्रेन है उस लेक की जब वो फटती है एकदम से, अचानक से ही फटती है, तो सारा वाटर मास नीचे आता है। उससे जो बोल्डर्स पड़े होते हैं रास्ते में उनको भी वो मोमेंटम प्रोवाइड करता है, और बिकॉज स्लोप बहुत ज़्यादा हाई होता है, एक तो इसमें लीड टाइम बहुत कम होता है जो डाउन स्ट्रीम वैलीज हैं उन तक पहुँचने में। और जैसे आप इस विजुअल में देख रहे हैं कि कितनी डेब्रीज आ रही हैं। अगर सिर्फ पानी हो तो फिर इतना मसला नहीं होगा, लेकिन जब ये डेब्रीज आती हैं और ये हिट करती हैं आगे आने वाले स्ट्रक्चर्स को, तो ये बड़े बड़े ब्रिजेस को, स्टील ब्रिजेस को भी उड़ा के ले जाती है। अच्छा, अब ये बताइएगा, ये फिनोमेना मतलब हम अनयूजुअल ही समझे ना, क्योंकि हमारे दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं और दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से और फिर बर्फबारी भी हमारी लेट होती है, उसको सेटल होने का टाइम नहीं मिलता और फिर ग्लेशियर्स हमारे कमज़ोर हो रहे हैं। ओवरऑल हमें कितना अलार्म्ड होना चाहिए इस फिनोमेना को लेके? जी, बदलती हुई क्लाइमेट के मुताबिक, क्लाइमेट चेंज के मुताबिक इसका फिनोमेनन जो है इसमें ज़्यादा इंक्रीज आएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग को बढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे। अगरचे ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल यानी एक्सपेंसिव है फाइनेंशियली ये, तो हमें जो है ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आने वाले सालों में ग्लेशियर मेल्ट ज़्यादा होगा और ग्लेशियर मेल्ट की वजह से जो ग्लॉफ्स के इवेंट हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, अब जरा हम क्लोजर टू व्हाट इज़ हैपनिंग दीज डेज, इनफैक्ट हम कल की ही बात कर रहे थे कि कल लाहौर एरिया में, मतलब हम एयर ट्रैफिक की डाइवर्जन की बात कर रहे थे। पूरे पंजाब में ऐसा कोई तूफान आया है, बारिश तूफान, मतलब दरख्त जो हैं वो उखड़ गए, जानी नुकसान हुआ, फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई। ये आपको नॉर्मल फिनोमेना लग रहा है या फिर ये भी आपको लग रहा है कि हर साल के साथ इसमें भी एक्सट्रीमिटी आती है? और इसकी क्या फोरकास्ट होती है, क्योंकि बड़े 3-4 दिन बाद ये होता चला जा रहा है? जी बिल्कुल, जून के महीने में, जून के यानी प्री मॉनसून सीजन जिसको हम कहते हैं, मई जून का जो महीना होता है, तो इसमें वेदर हमेशा वायलेंट एंड अब्रप्ट होता है।
और उसकी वजह होती है जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, आप साउथ में आप देखें टेम्परेचर 47-45 को क्रॉस कर रहे हैं, जबकि नॉर्थ में उतने नहीं होते। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट बनता है, इसकी वजह से मौसम के अंदर शिद्दत आ जाती है, हवाओं के अंदर शिद्दत आ जाती है। तो अगर आप टोटल अमाउंट देखेंगे तो शायद वो इतनी ना हो, लेकिन जिस तरह से वो एकदम से बारिश होती है और झक्कड़ चलता है तो उससे वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो प्री मानसून सीजन में इस तरह का वेदर एक नॉर्मल बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें विद द चेंजिंग क्लाइमेट इसकी इंटेंसिटी में ज़्यादती होती जा रही है, इंटेंसिटी में, तो हवाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। और ये जो है जब मानसून सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये मामूल के मुताबिक होगा। अभी हमने इसकी फोरकास्ट भी इशू की थी, जैसे आपने फोरकास्ट का अभी जिक्र किया, तो हमने प्रेस रिलीज जारी की थी और तमाम मीडिया को शेयर भी की थी कि 19 से लेके 22 तक इस तरह की बारिशें हो सकती हैं। और सेंट्रल पंजाब में हम बारिशों का जिक्र कर रहे हैं और साथ ही कराची का पूछना चाह रहे हैं, कोई लिंक बनता है कराची में बारिश होगी कि नहीं होगी? नहीं, कराची में तो बारिशें अभी नहीं हैं, क्योंकि अभी जब जैसे मानसून सीजन आएगा तो फिर उसमें अभी भी इस वक्त भी वहाँ क्लाउडी तो होता है, पार्टली क्लाउडी, और बड़ी अच्छी हवा भी चल रही होती है और ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा है। तो कहीं कहीं अगर हो सका तो ड्रिजल। तो ये जो पार्टली क्लाउडी अब्र आलूद जैसे कहते हैं मौसम वो है, और फिर हवा भी अच्छी चल रही है, ये सिलसिला अभी यूं ही चलेगा क्योंकि जुलाई तो बड़ा वैसे ही प्लेजेंट होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब मानसून जैसे जैसे करीब आता जाएगा सिलसिला यूं ही चले। लवली। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद। चलिए जी, तो बारिश अगर कराची में इंतजार कर रहे थे आप, मौसम वैसे इट्स नॉट सो बैड, इट्स नॉट दैट ग्रेट आइदर, लेकिन बारिश वगैरह नहीं हो रही, वो बस गाड़ी गंदी करने वाली थोड़ी सी फुहार पड़ जाती है। अच्छा, अभी हम आपको बता दें कि एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप जारी है। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल ने भारत के राहुल और सूरज कुमार को 2-0 से शिकस्त दी है। सो कंग्रेचुलेशंस बॉयज। और पाकिस्तान की दोनों टीमों ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और मोहम्मद हमजा खान और मोहम्मद आसिम खान ने हांगकांग की जोड़ी को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं ये। सो ये भी हमने बताना था, ज़रूरी समझा। और साथ साथ ये भी बता दें आपको कि पाकिस्तान, अच्छा ये बताएं ना, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कान फातिमा सना का द 100 लीग में मुआहदा हो गया है। फातिमा सना बरतानिया की द 100 लीग खेलने वाली पहली पाकिस्तानी प्लेयर होंगी। कौमी ऑलराउंडर को एब्सोल्युटली जी, इनको बर्मिंघम फिनिक्स सही मैंने कहा है, बर्मिंघम फिनिक्स इनके स्क्वाड में हिस्सा बना लिया गया, स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। और क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक फातिमा सना को 15,000 पाउंड मिलेंगे। अब्दुल्ला जल्दी से कैलकुलेट करो। 15,000 पाउंड मिलेंगे और द 100 लीग 21 जुलाई से 16 अगस्त तक खेली जाएगी और बड़ी प्रेस्टिजियस ये लीग है। और बहुत ज़बरदस्त बात है कि ये पाकिस्तान की शी इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर, वुमेन क्रिकेटर फॉर पाकिस्तान टू हैव बीन इनवाइटेड एंड इंक्लूडेड टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द टीम्स। एंड इनकी जो लास्ट मैच में परफॉर्मेंस, इनकी इंडिविजुअल, हम तो नहीं जीते लेकिन इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इनकी काफी अच्छी थी। विकेट ली, 50 रन भी बनाए, कुछ में से कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, लेकिन 50+ भी बनाए थे। नहीं, फिर 3 आउट भी किए थे लास्ट वाले, अगर हम मैच की बात कर लें। अच्छा जी, फुटबॉल की बात अब्दुल्ला करेगा। ब्रीफली बता दें आपको कि वर्ल्ड कप में मेज़बान कनाडा ने कतर को 6-0 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। फाते टीम के जोनाथन डेविड ने हैट्रिक स्कोर की है। मेगा इवेंट की तारीख में कनाडा की ये पहली फतह है। सो कैनेडियन बड़े खुश हैं। ग्रुप बी में मजमूई तौर पर 4 पॉइंट्स और स्विट्ज़रलैंड से बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर टॉप पोजीशन इसने हासिल कर ली है। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से मात दे दी और ये मैच अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। अच्छा, आज एक दुआ के साथ हम करें वीकली रिविजन ऑफ पेट्रोल प्राइसेस। पेट्रोल $70 के गेड़े में वापस आ गया है। सो आलमी मंडी की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैसिव रिडक्शन होनी चाहिए इन पाकिस्तान एज वेल। सो इस दुआ के साथ हम खुदाफिज कर रहे हैं आपको। And we are going to see you on Monday. Have a great weekend. Bye.